वेलकम टू स्टडी विथ क्रेजी गुरु। फ्रेंड्स, आज हम दिल्ली सल्तनत के जो मध्यकालीन भारत का जो इतिहास का क्रम चल रहा है, मतलब जो सीरीज चल रहा है, उसको हम आज आगे बढ़ाएंगे। तो क्या है, जो दिल्ली सल्तनत में जो मध्यकालीन भारत में हम दास वंश तक खत्म कर दिया था। तो दास वंश खत्म कर दिए थे, उसके बाद क्या खिलजी वंश आता है। तो दिल्ली सल्तनत में 5 वंश था: दास वंश, खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश के बाद लोधी वंश आता है। ओके, और उसके बाद लोधी वंश के जो इब्राहिम लोधी और बाबर में प्रथम युद्ध होता है और मुगल वंश की स्थापना हो जाता है। तो दिल्ली सल्तनत में हम 5 वंश के बारे में पढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत में 5 वंश के बारे में पढ़ते हैं। तो दास वंश के बारे में हम पढ़ लिए हैं। दास वंश को हम मतलब गुलाम वंश के नाम से भी जानते हैं और ममलुक वंश के भी नाम से जानते हैं। तो जो पिछला क्लास है उसमें हम देख लिए हैं। तो फ्रेंड्स, क्या है कि इसे आप यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर करिए। क्या है कि आप दोस्तों को शेयर करते नहीं हैं। ओके, और क्या है कि मतलब यूट्यूब पे ऐसा इतिहास बहुत कम ही पढ़ाया जाता है, जैसा इस क्लास में हम अभी बताएंगे आपको। तो क्या है कि मतलब आपको इतिहास सही से पढ़ना है, रटना नहीं है इतिहास को पिछला क्लास में हम बताए थे, इतिहास को समझना पड़ता है, क्रम बाई क्रम पढ़ना पड़ता है। दास के बाद खिलजी पढ़ेंगे, खिलजी के बाद तुगलक पढ़ेंगे, ये नहीं दास के बाद एक बार सर आप लोधी वंश पढ़ा दो, फिर सैयद वंश पढ़ा दो, ऐसे नहीं होता है। ओके, तो एग्जाम चाहे कोई भी हो, इतिहास का यदि मध्यकालीन भारत का जो यदि क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बनेगा। तो ये कौन कौन एग्जाम के लिए है? कोई भी एग्जाम आप देते हैं जिसमें हिस्ट्री आपको पढ़ना है, ये नहीं कि मतलब कमेंट कीजिएगा सर ये कौन सा एग्जाम के लिए। अरे भाई, कोई एक पार्टिकुलर एग्जाम के लिए नहीं है। आपको बीपीएससी हो गया, ओके, बीपीएससी हो गया, उसके बाद बीपीएससी के बाद एसएससी दे लीजिए, रेलवे दे लीजिए, कोई भी एग्जाम दे लीजिए, डीआरडीओ दे लीजिए, कोई भी एग्जाम हो गया, या यदि आप स्टेट का भी कोई एग्जाम दे रहे हैं तो उसमें भी यदि दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन आएगा तो यहीं से आएगा। ओके, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। पहले क्या है कि इतिहास का स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले थोड़ा पृष्ठभूमि को तैयार करते हैं, उसके बाद ना समझेंगे हाँ खिलजी वंश कैसे आया है। ओके, तो चलिए जिस तरह पिछला सब्जेक्ट जो पिछला लेक्चर में जिस तरह हम बताए थे उस तरह फिर आज क्लास एकदम अच्छा होगा क्लास। तो चलिए पृष्ठभूमि तैयार करते हैं। देखिए, मध्यकालीन भारत का इतिहास स्टार्ट किए हैं। क्या मध्यकालीन भारत का इतिहास किए हैं स्टार्ट? तो मध्यकालीन भारत के इतिहास में हमने भारत पर अरबों का आक्रमण देख लिए थे। कब? 712 ईस्वी में। 712 ईस्वी में जब मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा भारत पर अरबों द्वारा आक्रमण किया जाता है। ओके, तो चलिए 712 ईस्वी में भारत पर अरबों का आक्रमण आप पढ़ लिए थे। उसके बाद आपको बताया कि उसके बाद जो भारत पर तुर्कों का आक्रमण हुआ, किसका? तुर्कों का आक्रमण हुआ। तो तुर्कों का आक्रमण में पहले आया था महमूद गजनवी। तो महमूद गजनवी भारत में किस तरह आया? भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र से गजनी का शासक था। उसके बाद किस तरह यहाँ भारत में 17 बार आक्रमण किया, ओके, किस तरह सोमनाथ मंदिर को लूटा। तो इसके बारे में हमने विशेष एक जो सब्जेक्ट था वो मतलब इसका जो चैप्टर था महमूद गजनवी का, वो जो वीडियो है वो क्या है अपलोड कर दिया गया है, तो आप वहाँ से देख लीजिए। उसके बाद मोहम्मद गोरी के बारे में बताते हैं। उसके बाद मोहम्मद गोरी आया, वो भी गजनी से आया था, वही गौर वंश से। तो क्या है, मोहम्मद गोरी भी भारत पर आक्रमण किया। तो जब दो जैसे में भारत पर अरबों का आक्रमण, महमूद गजनवी, उसका एक ही मकसद था, इस्लाम धर्म का क्या प्रचार करना और धन, जितना भी धन हो भारत में उसको लूट के फिर अपने साथ गजनी ले जाना था। ओके, तो ये था। लेकिन मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है 1206 ईस्वी में। 1206 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। और आपको बताए थे पिछला क्लास में, जो वहाँ पे जो गजनी में ख्वारिजमी साम्राज्य था वो बहुत शक्तिशाली साम्राज्य था। तो 1203 ईस्वी में ख्वारिजमी साम्राज्य को मोहम्मद गोरी से युद्ध होता है। तो उसमें क्या होता है कि ख्वारिजमी साम्राज्य जो है मजबूत था, तो वो मोहम्मद गोरी को बुरी तरह पराजित कर देता है। अब बुरी तरह पराजित करता है तो उसके बाद तो उसका एक ही मकसद बचता है, क्या? किसी तरह जान बचा के भाई भागो। कहाँ भागो? तो भारत में भागो, क्योंकि 1192 ईस्वी में वो भारत पे जो तराइन का द्वितीय द्वितीय युद्ध हुआ था पृथ्वीराज तृतीय के बीच में, तो उसमें विजय हुआ था। ओके, और उसका जो गुलाम था कहाँ? कुतुबुद्दीन ऐबक, जो भारत में ही था। ओके, चलिए यहाँ तक हो गया। उसके बाद तो
यदि मोहम्मद गोरी को इतिहासकार बोलते हैं कि जो कोई भारत के राजा ही थे, उसने इनवाइट किया, तो इनवाइट किया तो वो नहीं जानते थे कि ये मतलब क्या से मतलब गोरी भारत पे राज करेगा, ऐसा नहीं था। तो क्या हुआ, जो मोहम्मद गोरी जो है उसका जो एक गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, वो गुलाम वंश की स्थापना कर देता है। तो यहाँ तक हम देख लिए थे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, पिछला क्लास में देख लिए थे। तो देखिए, गुलाम वंश का जब स्थापना होता है, तो गुलाम वंश का स्थापना में आपको हम बताए कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन उसका पुत्र है, जो कौन आता है, इल्तुतमिश, वो आराम शाह आता है। कौन आता है, देखिए आराम शाह आता है, आराम शाह आता है। ओके, तो चलिए इसके बारे में पढ़ाने से पहले एक बार और बता दूं आपको। देखिए, आपको जो राजपूत वंश में परवार, चौहान, प्रतिहार, सोलंकी, चंदेल, जो चंदेल शासक है, इसके बारे में जो है जो कब जब राजपूत वंश का इतिहास लाएंगे तो वो उस क्लास में आपको बताएंगे। और अभी हम स्टार्ट किए हैं सल्तनत काल। सल्तनत के बाद फिर मुगल वंश पूरा पढ़ाएंगे आपको, उत्तर मुगल काल तक, और किस तरह पतन होता है 1857 ईस्वी तक पढ़ाएंगे। उसके बाद राजपूत वंश पढ़ाएंगे आपको, राजपूत वंश, और उसके बाद विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बारे में बताएंगे, और थोड़ा सा भक्ति और सूफी आंदोलन से बताएंगे, क्योंकि क्वेश्चन आता है वहाँ से। ओके, तो चलिए यहाँ तक हो गया। सल्तनत काल में हमने गुलाम वंश तक देख लिया था, खिलजी वंश से स्टार्ट करेंगे। तो ठीक है, आज हम खिलजी वंश के बारे में कुछ देख लेते हैं। ओके, तो देखिए दिल्ली सल्तनत कहाँ से कहाँ था, 1206 से 1526 ईस्वी तक है, 1526 ईस्वी तक था। लोधी वंश का समाप्त हो जाता है और मुगल वंश भारत में आ जाता है, तब तक 1526 ईस्वी तक। तो ओके, यहाँ तक था। उसके बाद आपको बता दूं, गुलाम वंश का स्थापना करता है कौन, कुतुबुद्दीन ऐबक, और राजधानी को लाहौर बनाता है। उसके बाद उसका जो पुत्र है, उसका पुत्र कौन है, उसका पुत्र है आराम शाह। तो आराम शाह शासक बनता है, लेकिन आराम शाह जो होता है जो अयोग्य होता है, मतलब वो शासन को सही से चला नहीं पाता है, तो उसका मृत्यु हो जाता है। उसके बाद ऐबक का ही दास था कौन, इल्तुतमिश आया। ओके सॉरी, इल्तुतमिश आया, इल्तुतमिश शासन किया। उसके बाद रजिया सुल्तान आई। उसके बाद उसका कौन था, उसका भाई था बहराम शाह, वो आया। मसूद मतलब कौन कौन था जो आया था। उसके बाद आपका नासिरुद्दीन मसूद शाह आया। तो नासिरुद्दीन मसूद शाह के बाद उसका बलबन, जो बलबन दास था, वो क्या किया था, वो अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन मसूद शाह से करवाया था। ओके, उसके बाद क्या होता है कि जब 1266 ईस्वी में नासिरुद्दीन मसूद शाह की मृत्यु हो जाती है, तो बलबन उसके पुत्र को शासक नहीं बनाता है, उसके पुत्र की हत्या करवा देता है, और क्या है कि वो शासक बन जाता है, कौन, बलबन। ओके, देखिए जब तक ये नहीं समझिएगा तब तक आप ये नहीं समझिएगा खिलजी वंश कैसे आया। ओके, तो बलबन शासक बन जाता है। तो बलबन क्या था, दास था, किसका दास था, इल्तुतमिश का दास था। ओके, उसके बाद उसी को जब बलबन का मतलब जब वंश स्टार्ट होता है, बलबन का कार्यकाल स्टार्ट होता है, तो उसी को ममलुक वंश बोला जाता है। ओके, तो वो क्या था, वो दास था। उसके बाद क्या होता है, ममलुक वंश में बलबन था, तो बलबन की मृत्यु हो जाती है। बलबन की मृत्यु कब हो जाती है, 1287 ईस्वी में हो जाती है। उसके बाद कौन आता है, कैकुबाद आता है, और कैकुबाद के बाद आता है एक शासक, उसका नाम था लास्ट, जो दास वंश का, जो गुलाम वंश का जो लास्ट शासक था, कौन है, क्यूमर्स था। क्यूमर्स आ जाता है, तो वो भी जो था मतलब अयोग्य शासक था, मतलब उसको बोलिए कमजोर शासक था। ओके, जो कि जो पारिवारिक जो षड्यंत्र हुआ उसमें वो क्या हुआ, वो मारा गया। क्यूमर्स को मतलब पारिवारिक नहीं, जब उसको मतलब गयासुद्दीन जो जलालुद्दीन खिलजी है, वो उससे युद्ध होता है दिल्ली में, दिल्ली के पास में इंद्रगढ़ में, और वहाँ पे वो मारा जाता है, और खिलजी वंश का स्थापना हो जाता है। ठीक है, तो देखिए, तो मतलब खिलजी वंश जब दिल्ली सल्तनत पे शासन किया, जरूर पीछे कुछ कारण होगा तभी आया होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है, जो बलबन था, जो तुर्क संप्रदाय का जितना भी उच्च कोटि का जो तुर्क था, पिछला अध्याय में हम बहुत अच्छा बताया, आप एक बार देख लीजिएगा। उसको जो महत्वपूर्ण पद, ऊंचा पद दिया जाता था, वो देता था। और गैर तुर्क, जैसे जो मंगोल से भी आया था, जो मोहम्मद मोहम्मद गोरी के साथ भी आया था, जो युद्ध करने के लिए, तो उसको उच्च पद पे नहीं रखता था, और भारतीय मुसलमान को भी उच्च पद पे नहीं रखता था। ओके, तो पिछला वीडियो आप देख लीजिए, उसमें था।
तो उससे क्या था कि जो गैर तुर्क था और भारतीय मुसलमान था वो बहुत मतलब गुस्सा में था, क्रोधित था से मतलब ऐसा कैसे, मैंने भी युद्ध लड़ा, आपका साथ दिया, उसके बाद आप हमको उच्च पद पे नहीं देते हैं, उच्च पद पे नहीं रखते हैं। ओके, तो उससे क्या होता है कि से लोग फिर उसके बाद बलबन चाल चल दिया, नसरुद्दीन मसूद शाह का जो पुत्र था उसका उसकी हत्या कर देता है, सभी पुत्रों की हत्या करवा देता है और खुद शासक बन जाता है, जो कि एक गुलाम था। तो उसी में से एक गुलाम था जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो था, गैर तुर्क था। क्या था? गैर तुर्क था। ओके, गैर तुर्क था। तो उसके बाद क्या होता है कि वो जो है उत्तर पश्चिम सीमा पे ही मतलब वहाँ पे शासक था, मतलब किसी शासन करता था, उसका रक्षा करता था। और जो मंगोल से लड़ाई हुआ था उसमें वो कितना बार है जो मंगोल से युद्ध भी लड़ लिया था। तो युद्ध लड़ने के बाद क्या है कि वो जीत भी गया था। और उसका उम्र उस वक्त कितना था? देखिए उस वक्त उसका उम्र था 70 वर्ष उम्र था। देखिए देखिए वही कहते हैं से मतलब यदि आप ठान लिए, उम्र कुछ भी हो, यदि आप कोई भी चीज़ ठान लेते हैं से ये कर लेंगे तो मतलब कर लेंगे, यदि मेहनत अच्छा कीजिएगा लोग कामयाबी हासिल होती है। ओके, तो 70 वर्ष उम्र था, फिर भी वो देखा कि जो हमको शासक बनना है। तो वो देखा से जैसे मैं बलवंत दास के बाद जिस तरह शासक बन सकता है तो मैं भी क्यों नहीं शासक बन सकता हूँ। ओके, तो मंगोल से भी लड़ा था, मंगोल को पराजित भी किया था, मंगोल को भारत में आने से कितना युद्ध में मतलब पराजित करके भारत में आने नहीं दिया। तो क्या था कि मतलब उसका जो वर्चस्व था बहुत ज़्यादा फला फूला था। तो वो क्या था कि जो गैर तुर्क मुसलमान था और भारतीय मुसलमान था, उस मतलब उसके साथ गठजोड़ किया, मतलब अपने सेना में उसको मिलाया, सेना तैयार किया। उसके बाद क्या है कि मतलब इंतजार करने लगा से मतलब बलबन की मृत्यु कब हो जाए। तो बलबन की मृत्यु 1787 में हो, 1287 ईस्वी में हो गया। जब लास्ट शासक कौन आया? क्यूमर्स आया। तो उसके साथ वो युद्ध लड़ा। और युद्ध लड़ने के बाद क्या होता है कि मतलब युद्ध लड़ने के बाद क्या है, वो क्यूमर्स को पराजित कर देता है, उसकी हत्या कर देता है और खिलजी वंश का स्थापना कर देता है। ओके, और देखिए लोग को पहले से ही मतलब पहले क्या था कि मतलब जैसे इल्तुतमिश के बाद उसका पुत्र बनेगा, फिर पुत्री बना, फिर उसके बाद क्या कि उसका शासक जो है, उसका जो सुल्तान है उसका वंश का ही होना चाहिए। लेकिन जो बलवान था वो गुलाम था। तो लोग को मतलब ये हो गया था कि मतलब यदि लोगों में मतलब जिसके पास यदि शक्ति हो, वर्चस्व हो, तो वो क्या है, गद्दी पर बैठ सकता है। ओके, बशर्ते क्या, वो यदि कुलीन भी हो या सेना सेना का मतलब कुलीन हो, सेना हो, कोई हो, लेकिन उसको यदि जो अमीर अमीर तुर्क है, अमीर तुर्क और सेना का समर्थन प्राप्त हो। ऐसे नहीं कि मतलब बढ़ जाएगा, अरे समर्थन प्राप्त रहेगा तभी ना आप गद्दी पर बैठिएगा। ओके, तो चलिए अब हम खिलजी वंश के बारे में पढ़ते हैं। ओके, तो क्या है कि इतना अब इतिहास आपको पता हो गया। चलिए खिलजी वंश के बारे में पढ़िए। देखिए खिलजी वंश से पहले के क्या है कि थोड़ा एक बार दिल्ली सल्तनत का मैप देखिए। मैप देखने से क्या होता है कि जब आपको पता चल जाएगा कि मतलब जलालुद्दीन खिलजी हो या कौन अलाउद्दीन खिलजी हो, भारत पर जैसे में गुजरात पे अभियान चलाया, गुजरात के बाद राजस्थान पे चलाया, राजस्थान के बाद फिर दक्षिण भारत पर जब मदुरै पर, दक्कन पर किस तरह मतलब अभियान चलाया, वहाँ का शासक को कैसे पराजित किया, तो ये सब आपको समझ आ जाएगा। देखिए आपको क्या है यहाँ पे देखिए, ये है आपका दिल्ली, याद कीजिए। ओके, वो दिल्ली है। कोई जो जो नया नया जो मतलब जो जो मेन पॉइंट है उसको आप देख लीजिए। उसके बाद लखनऊ के बारे में आपको बताए थे, बिहार बंगाल। देखिए बिहार बंगाल स्वतंत्र ही हुआ करते थे। ओके, गुलाम वंश तक बिहार बंगाल में जितना भी यदि सूबेदार जो शासन करते थे अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेते थे। ओके, लखनऊती के बारे में आपको बता दिए थे। बख्तियार खिलजी जो है वो लखनऊती से किसको, जो लक्ष्मण सेन था शासक को भगा दिया था। ओके, तो लखनऊती बंगाल बिहार में है। उसके बाद देखो चित्तौड़गढ़ यहाँ है, रणथंभौर दुर्ग भी है राजस्थान में। ओके, उसके बाद देखिए देवगिरी यहाँ है। ओके, देवगिरी यहाँ है। उसके बाद आपको साउथ में कौन, देखिए आपको चंदेरी यहाँ पे है, चंदेरी यहाँ है और गुजरात यहाँ है। ओके, तो चलिए ठीक है। उसके बाद फिर अब आगे बढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ तक हो गया आपको। उसके बाद आज का जो वीडियो है यहाँ से स्टार्ट करते हैं खिलजी वंश से। तो खिलजी वंश चला था 1290 से 1320 ईस्वी में। तो चलिए खिलजी वंश के बारे में पढ़ लीजिए। उसका संस्थापक आपको बता दिए
जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो है उसका मतलब किसका, खिलजी वंश की स्थापना किया था। कब किया था? 1290 ईस्वी में क्यूमर्स की हत्या करके खिलजी वंश की स्थापना की। और उम्र कितना था आपको बता दिए ना, 70 वर्ष की उम्र में। कब? 70 वर्ष की उम्र में। चलिए ओके, उसके बाद देखिए आपको बता दें 70 वर्ष की उम्र में। और राज्याभिषेक को कहाँ किया था? देखिए किलोखरी महल में ही वो राज्याभिषेक किया और किलोखरी को क्या बनाया? राजधानी बनाया। तो ओके याद कीजिएगा। देखिए जो कुतुबुद्दीन ऐबक था राजधानी लाहौर को बनाया, इल्तुतमिश जो है राजधानी कहाँ बनाया? दिल्ली बनाया। और जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है जो किलोखरी के महल में राज्याभिषेक करवाया और किलोखरी को क्या राजधानी बनाया। तो चलिए यहाँ तक हो गया। देखिए पूरा पॉइंट नोट कीजिएगा। ओके, उसके बाद देखिए, उसके बाद आपको बताते हैं, देख लीजिए आपको पहले ही बता दिए हैं, जलालुद्दीन जो फिरोज खिलजी था उत्तर पश्चिम सीमा का प्रधान रक्षक था और मंगोलों को खिलाफ उसने कई बार सफल लड़ाई लड़ी और कितना बार मतलब उसको मंगोल को हरा दिया था। ओके, उसके बाद देखिए पहले जो क्यूमर से पहले मतलब बलबन के बाद जो उसका पोता था, उसका बलबन का पोता कौन था? देखिए कैकुबाद। कैकुबाद जो है जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है उसको आरिज ए मुमालिक, क्या आरिज ए मुमालिक का मतलब जो पदवी है मतलब पद दिया था। पद दिया था किसका? आरिज ए मुमालिक। तो आरिज ए मुमालिक का मतलब मतलब क्या था उस समय? तो देखिए सैन्य विभाग को आरिज ए मुमालिक कहा जाता है। देखिए फ्रेंड्स क्या है कि मतलब आप अभी ये देख लीजिए आरिज ए मुमालिक मतलब सैन्य विभाग है। क्या है कि जब हम आपको पांचों सल्तनत काल का जो वंश पढ़ा देंगे उसके बाद आपको राज्य व्यवस्था लाएंगे, साहित्य लाएंगे, उसके बाद आपको जो इतिहासकार है जैसे में बर्नी हो गया, अमीर खुसरो हो गया, मतलब इस सब के बारे में हम आपको बताएंगे क्योंकि ये सब एग्जाम में आता है। तो आपको क्वेश्चन पूछ देगा, जैसे कोई भी एग्जाम दीजिएगा तो आपसे क्वेश्चन पूछ देगा आरिज ए मुमालिक जो कि सल्तनत काल में पद था वो किससे संबंधित था? तो किससे संबंधित था? सैन्य विभाग से संबंधित था। तो याद कर लीजिएगा आरिज ए मुमालिक का पद दिया जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को किसने? कैकुबात ने दिया था जो कि सैन्य विभाग का पद था। ओके, तो यहाँ तक हो गया। उसके बाद आगे देखिए, देखिए जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है उसका शासनकाल कब था? देखिए 1290 से 1296 ईस्वी में, क्योंकि 1296 ईस्वी में जो उसका दामाद है, दामाद बोलिए या दास बोलिए, मतलब कौन था? जो भतीजा भतीजा और दामाद, भतीजा था मतलब दामाद भी था। तो कौन? अलाउद्दीन खिलजी जो उसको मतलब जो कारा मानिकपुर जो कि इलाहाबाद में, अभी मानिकपुर आप जाइएगा इलाहाबाद में पड़ती है, तो वहाँ पर उसकी हत्या कर दी थी। ओके, तो 1296 में उसकी हत्या हुई थी। तो देखिए वह मिश्रित तुर्क अफगानी मूल के था। तो पूरा तुर्क नहीं था, गैर गैर मतलब गैर तुर्क था, मतलब मंगोल प्लस तुर्क मिश्रण था। ओके, तो चलिए ठीक है, इसके बारे में इतना जान लिए। उसके बाद देखिए जलालुद्दीन खिलजी जब शासक बना तो वो जो है मतलब बोला कि जो मतलब जो जैसे में वहाँ पे हिंदू समाज भी रहता था, मुस्लिम भी रहता था, तो हिंदू जो समाज पे उतना जुल्म नहीं किया था। ओके, और जलालुद्दीन क्या बोला था? देखिए कथन से भी क्वेश्चन बहुत पूछता है, याद रखिएगा, तो इसलिए कथन भी लाते हैं। जो जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था मैं एक वृद्ध मुसलमान हूँ और मुसलमान का रक्त बहाना मेरी आदत नहीं है। कौन कहा था? जलालुद्दीन जो खिलजी का कथन था। देखिए जब मैं शेर शाह सूरी और जो राजा मालदेव जो मारवाड़ के राजा थे उसके बाद उनके बारे में भी जब पढ़ाऊंगा, जब मुगल काल स्टार्ट करूंगा तब, तो उसमें भी देखिएगा, उसमें भी शेर शाह सूरी का कहावत क्या था वो आपको बताएंगे। तो कहावत थोड़ा आप याद रखिए, इतिहास आपको समझना है तो थोड़ा क्या कीजिए, थोड़ा हिस्ट्री को पढ़िए थोड़ा कहानी टाइप पे, और देखिए जो पॉइंट लाए उसको आप नोट कर लीजिए। पॉइंट मेन पॉइंट है, एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आएगा। ओके, और आपको लगे यदि कोई चीज़ टॉपिक मिक्स हो जो मतलब यदि मिस हो रहा है तो उसको क्या करना है, उसको कमेंट में लिखिए कि सर ये टॉपिक मिस मतलब आपसे मिस हो गया है, इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। ओके, तो ठीक है, इसको पढ़ा दूंगा, उसके बाद फिर इस पर क्वेश्चन आंसर भी लाऊंगा। और क्या है कि जो DRDO का जो सेप्टेम्बर 10 की तरफ से जो एग्ज़ाम चल रहा है उसका भी हम GK GS का क्वेश्चन ला रहा हूँ, बेहतरीन तरीका से 20 क्वेश्चन ला रहा हूँ। तो उसका भी सीरीज देखिए, और रीजनिंग का भी क्लास स्टार्ट है, और उसके बाद क्या करूँगा कि मतलब इंग्लिश और मैथ का भी क्लास स्टार्ट कर दूंगा। ओके, तो क्या करना है आपको, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए, कम से कम थोड़ा मोटिवेशन मिले लोग को, तब ना थोड़ा सा मज़ा आता है क्वेश्चन बनाने में या वीडियो बनाने में। ओके,
तो आप लोग शेयर नहीं करते हैं, क्वेश्चन को पूरा मतलब जो सेशन है उसको शेयर कीजिए। चलिए ठीक है। तो जलालुद्दीन के बारे में इतना था, क्या बोला था, मैं एक वृद्ध मुसलमान हूँ और मुसलमान का रक्त बहाना मेरी आदत नहीं है। चलिए, फिरोज शाह जो मतलब जलालुद्दीन जो है फिरोज खिलजी, उसके बारे में कुछ और देख लीजिए। देखिए, उसने तुर्कों को ऊंचे पद से बाहर नहीं किया पर एकाधिकार को समाप्त कर दिया। देखिए, बलबन जो था, जो तुर्क था, उसी को ऊंचे पद पर रखता था। उसके बाद जो भारतीय मुसलमान था या गैर मुसलमान जो मंगोल से आया था, उसको मतलब क्या, भगा दिया। ओके। और बलबन जो था, जो तुर्कान ए चिहलगानी इल्तुतमिश के द्वारा जो स्टार्ट किया गया था 40 सरदारों का समूह, तो उसको भी समाप्त कर दिया था। तो ओके, इसके बारे में आप समझ आइए, ये सब याद, एकदम पॉइंट याद रखिए। तो जितना बार, एक दो बार वीडियो देखिए, उसके बाद क्या करना है, नोट कीजिए, पॉइंट को नोट कीजिए। और ये नहीं कीजिए मतलब वीडियो ही देखे जा रहे हैं। देखिए, पॉइंट को नोट करने से क्या है, एक बार रिवीजन कर लीजिए, रिवीजन में आपको तुरंत मतलब आपको समझ आ जाएगा। और कहानी के तौर पर आपको हम कोई भी युद्ध यदि लड़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी, राजस्थान हो चाहे गुजरात हो, कोई भी हो, तो पूरा कहानी के तरीका पे हम आपको बताएंगे आज, याद रखिएगा। पढ़ लीजिएगा, आपको एकदम पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा खिलजी वंश के। तो ये हो गया, उसने तुर्कों को ऊंचे पद से बाहर नहीं किया पर एकाधिकार को समाप्त कर दिया। जो तुर्क था, जो ऊंचे पद पे, तो उसको बाहर नहीं किया, और जो उसका जो शक्ति था उसको कम कर दिया। और जो गैर तुर्क था, मतलब मंगोल था, उसको भी उच्च पद पर दिया, और उसका शक्ति मतलब जो जलालुद्दीन खिलजी था वो थोड़ा उससे बढ़ा दिया था। ओके, तो देख लीजिए, बदला ले लिया। ओके, तो चलिए, तो उसके बाद देखिए, उसने सही मतलब सही सनुता की नीति अपनाकर शासन किया। मतलब सही सनुता मतलब क्या होता है, देखिए, ये भेदभाव नहीं, मतलब हिंदू मुस्लिम में वो भेदभाव नहीं किया। ओके, ये नहीं कि मतलब इस्लाम देश ही बनाना है, ऐसे नहीं। मतलब जो हिंदू लोग भी थे वहाँ समाज में, मतलब दिल्ली सल्तनत के बाद, मतलब हिंदू लोग भी रहते थे और मुसलमान भी रहते थे, तो उसमें जो सही सनुता की नीति नहीं अपनाया, मतलब नीति अपनाया, मतलब कोई भेदभाव नहीं किया। और कठोर दंड, जो मतलब बलबन के द्वारा कठोर दंड दिया जाता था, उससे मतलब परहेज किया, उतना कठोर दंड नहीं देता था। बलबन के बारे में आपको बताए थे। देखिए, वो जब दरबार से निकलता था तो तलवार जो है म्यान में लेके नहीं निकलता था, खुले तलवार हाथ में लेके निकलता था लहराते हुए। और उसके आगे पीछे मतलब पूरा सैनिक घेर के निकलता था, मतलब 50-100 सैनिक का टोला बना के बीच में खड़ा होके, वो कहीं बाजार निकलना हो, दरबार में निकलना, कहीं निकलना हो, तो वहाँ बलबन निकलता था। तो ओके, तो जलालुद्दीन जो फिरोज खिलजी था, वो कठोर दंड देने से क्या, परहेज किया। लेकिन इसका भतीजा के बारे में आपको बताएंगे आपको हम, किस तरह वो मतलब शरीर से मांस काट लेता था बेईमानी करने पर। ओके, तो देखिए, उसका कठोर बहुत, उसका जो नीति था वो बहुत कठोर था, किसका, अलाउद्दीन खिलजी का। तो उसका अब आगे देखेंगे, तो देख लीजिए, उसने सही सहिष्णुता की नीति अपनाकर शासन किया और कठोर दंड से परहेज किया। ओके, चलिए आगे देखते हैं इसके बारे में। देखिए, आपसे पूछेगा, जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है, वो दिल्ली में उस समय क्या था, ठगों का दमन किया। ठगों मतलब क्या है, जैसे में देखिए, एक जब हम आपको आधुनिक भारत पढ़ाएंगे तो फिर आपको हम बताएंगे, जब जो दिल्ली का मतलब भारत का जो गवर्नर जनरल था, वो किस तरह ठगों का भारत से पूरी तरह सफाया किया था, वो भी पढ़ाएंगे आपको। ओके, जब आधुनिक भारत लाएंगे तब। तो अभी इसमें ठगों का मतलब क्या था, ठगों मतलब क्या था, बताइए आप। ठगों मतलब क्या था, देखिए, ठगों मतलब था कि जैसे में पहले क्या था कि जो तुर्क व्यापारी था, वो भारत में आवागमन उसका हुआ करता था। तो वो क्या था कि यहाँ पे घोड़ा से आता था, और क्या है कि अपने साथ बहुत सामान लाता था, सोना चांदी लाता था, फिर यहाँ पे बेचता था। फिर उसके बाद यहाँ से कुछ अनाज, चाहे मसाला हुआ, कुछ भी अपना यहाँ से भारत से ले जाना लाना, इस तरह मतलब उसको काम था, क्या, बेचना था। तो बीच में ठग क्या करते थे कि मतलब उसको मतलब किसी तरह अपना जाल में फंसा के कहीं पे सुनसान जगह ले जाके उससे मतलब पैसा लूट लेना, घोड़ा लूट लेना, ये सब काम ठग जो है किया करता था। तो देखिए, ठगों का दमन के लिए ही जो डाकू डाकू बोलिए, डकैत बोलिए, मतलब उसी का दमन के लिए जो बलबन था, रक्त और लौह की नीति अपनाया था। ओके, तो वो पूरी तरह सफाया कर दिया था। लेकिन जो कुछ बचा था, जो, तो उसको जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है वो खत्म कर दिया, तो दमन कर दिया पूरा। ओके, तो इतना आप समझ गए, सॉरी। उसके बाद देखिए, आपको एक कहानी बताते हैं जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में। देखिए, वर्ष कब,
1290 ईस्वी की बात है। कब? 1290 ईस्वी में जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, जो राजस्थान के रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया। ओके, चलिए राजस्थान के बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए, राजस्थान के बारे में यदि आप राजस्थान के बारे में जानना चाहते हैं, यदि आप कोई भी एग्जाम जो राजस्थान का, यदि कोई छात्र यदि आप वीडियो देखते होंगे, तो आपको क्या है कि यदि आप राजस्थान का कोई भी एग्जाम का तैयारी करें, जैसे में JN हो गया, AE हो गया राजस्थान का, उसके बाद पटवारी हो गया, राजस्थान पुलिस हो गया, कांस्टेबल कोई भी हो, तो वहाँ क्या है कि जितना आपको इंडियन हिस्ट्री पढ़ना पड़ता है, उतना ही आपको राजस्थान का हिस्ट्री पढ़ना पड़ता है। वहाँ का ज्योग्राफी पढ़ना पड़ता है, लोक देवता पढ़ना पड़ता है, कलाकृति, मेला, मतलब ये सब पढ़ना पड़ता है। तो वो क्या है कि वो राजस्थान वाले को पढ़ना है। तो क्या है कि इंडियन हिस्ट्री में ज़्यादा आपको जो राजपूत शासन है उससे क्वेश्चन थोड़ा कम आता है क्वेश्चन। जैसे में राजस्थान में पढ़ना, आपको गुहिल वंश पढ़ना है, गुहिल वंश के बाद कछवाहा वंश पढ़ना है, उसके बाद चौहान वंश पढ़ना है। तो ये सबसे क्वेश्चन जो है इंडियन हिस्ट्री में कम आता है, लेकिन क्या है कि राजस्थान हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो राजस्थान हिस्ट्री वाले ये सब जानते होंगे, रणथंभौर दुर्ग। ओके, तो चलिए ठीक है। और आपको बता दें कि जो राजस्थान के इतिहास का जनक बोला जाता है, कर्नल जेम्स टॉड को बोला जाता है। किसको? कर्नल जेम्स टॉड को बोला जाता है, और उसको घोड़े वाला बाबा भी बोलते हैं। ओके, तो चलिए ठीक है, जो राजस्थान वाले हैं वो समझ गए होंगे, वो पढ़ते रहते हैं। तो हम तो अभी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में बताते हैं। तो क्या है कि देखिए, यदि राजस्थान वाले हैं, आप एक बार समझ जाइए कि जब तक आप इंडियन हिस्ट्री को सही से नहीं पढ़िएगा, इंडियन हिस्ट्री सब सही से नहीं पढ़िएगा, तब तक आपको राजस्थान के बारे में, आपको हिस्ट्री में समझ, मतलब उतना डेवलप जो दिमाग होता है वो ज़्यादा विकसित नहीं होगा। इसलिए आपको पहले राजस्थान जो इंडियन हिस्ट्री है उसको सही से पढ़िए, नहीं तो फिर आपको कैसे पता चलेगा। जैसे वहाँ पे मुगल और मेवाड़ में संधि होती है, तो आप कैसे जानिएगा कि मुगल के राजा कौन था, फिर उसके बाद सवाई जयसिंह को सवाई की उपाधि किसने दी, फिर मिर्जा को उपाधि किसने दी, ये सब आप कैसे समझिएगा? नहीं ना समझिएगा। तो इसलिए आपको क्या है, पहले इंडियन हिस्ट्री पढ़िए पूरा अच्छा से, पूरा शासक के बारे में जानिए, दिल्ली सल्तनत और मुगल शासन के बारे में, उसके बाद फिर राजस्थान हिस्ट्री पढ़िए, तो आपको बहुत पढ़ने में मजा आएगा। ओके, और अच्छा लगेगा तो थोड़ा कमेंट में लिखिएगा, हाँ सर आप सही बोले थे। ओके, तो चलिए, रणथंभौर दुर्ग पर जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है वो 1290 ईस्वी में आक्रमण करता है। और शासक कौन था? राणा हमीर देव। कौन था शासक? राणा हमीर देव शासक था। लेकिन क्या होता है कि मतलब वो, मतलब क्या, जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है वो सफल नहीं हो पाता है। ओके, मतलब पराजित हो जाता है। तो वहाँ से वो 1290 ईस्वी में फिर वापस आ जाता है, सेना लेके वापस आ जाता है। उसके बाद क्या करता है, फिर 1292 ईस्वी में फिर आक्रमण करता है। 1292 ईस्वी में आक्रमण करता है, तो फिर पराजित हो जाता है हमीरदेव से। मतलब इसको जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जब गद्दी पर बैठा, तो उसको लगा कि मतलब जो राजस्थान का जो मेवाड़ के राजा जो है, कौन है, जो रणथंभौर में शासन करते हैं, राणा हमीर दो, वो बहुत शक्तिशाली राजा है। तो वो देखा कि जब मैं शक्तिशाली राजा को एक को हरा दूंगा, तो उसके बाद जितना भी राजा हो वो, मतलब वो मेरा जो अधीनता है उसको स्वीकार कर लेगा, और कोई भी जो शासक हो, चाहे कोई सूबेदार हो, वो मुझ पर मतलब आक्रमण नहीं करेगा, विद्रोह नहीं करेगा। ओके, तो इसलिए जलालुद्दीन फिरोज खिलजी जो था वो रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया था। ओके, इतना तक समझ गए। उसके बाद देखिए कैसे पढ़ा जाता है, आपको बताते हैं। देखिए, 1292 ईस्वी में फिर आक्रमण किया, फिर पराजित हो गया। उसके बाद क्या हो कि जो इसका जो घटना का जो वर्णन है वो कौन किया है? देखिए, अमीर खुसरो एक पुस्तक लिखा है। जब हम पुस्तक के बारे में पढ़ाएंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में, तो उसमें अमीर खुसरो के बारे में बताएंगे, और पुस्तक के बारे में भी आपको नाम बताएंगे। ओके, तो अमीर खुसरो जो है अपनी पुस्तक में जो है उसका वृत्तांत जो वर्णन किया है, जब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी किस तरह आक्रमण किया और पराजित हो गया। उसके बाद जब आक्रमण करने के बाद जब हार थक गया, तो उसके बाद एक वचन बोलता है, मतलब एक बात बोलता है जलालुद्दीन खिलजी, किसके? रणथंभौर दुर्ग के बारे में बोलता है। मैं सैकड़ों मुसलमानों के एक दाढ़ी के तिनका के बराबर इस मतलब राजस्थान के दुर्ग को मानता हूँ। ओके, और वो वापस आ जाता है। ओके, मतलब उसको जीत नहीं पाया। ओके, उसके बाद देखिए, उसके बाद आपको आगे पढ़िए इसके बारे में।
उसके बाद क्या होता है, 1296 ईस्वी की बात है। कब? 1296 ईस्वी की बात है। तो 1296 ईस्वी में क्या होता है, अलाउद्दीन खिलजी को देवगिर जो है, देवगिर के अभियान पे भेजता है। किसको? अलाउद्दीन खिलजी को। तो अलाउद्दीन खिलजी जब देवगिर के अभियान पे जाता है तो वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ के जो शासक रहता है, सूबेदार रहता है, उसको पराजित कर देता है और बहुत सारा मतलब ढेर सारा धन लूटा। और धन लूट के मतलब वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के यहाँ नहीं आया, वो मतलब अलग रह गया। मतलब अलग कहाँ, देख इलाहाबाद में जो कारा मानिकपुर था उधर रह गया। तो उसके बाद क्या होता है कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को पता चलता है, अरे यार इतना रुपया, तुम मेरा भतीजा हो, दामाद हो, उसके बाद क्या है कि इतना तुमको देवगिरी पे भेजे शासन करने के लिए, मतलब आक्रमण करने के लिए। उसके बाद इसको पता चल गया था, पैसा भी लूटा है, तो क्या है कि धन लूटा है तो भाई तुम हमको भी दो। अब तुम वहीं पे रख लिया सब। तो उसके बाद क्या होता है कि मतलब कुछ सैनिकों के टोली के साथ, कुछ सैनिकों के टोली के साथ जलालुद्दीन खिलजी जो है मतलब अलाउद्दीन खिलजी से मिलने जाता है। तो मिलने जाता है तो उसके बाद क्या है कि मतलब फिर उसके बाद जो टोली रहता है उसको मतलब कहता है कि तुम रुको। कुछ 10-12 सैनिक के साथ वो अलाउद्दीन खिलजी के पास जाता है। जब मतलब वो सोचा कि पूरा सैनिक के साथ जाएंगे तो अलाउद्दीन खिलजी को लगा कि हम पे आक्रमण करने आया है, तो उससे क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी भाग भी सकता है, तो इसीलिए कुछ के साथ जाता है। तो उससे पहले क्या होता है, अलाउद्दीन खिलजी जो था बहुत सारा धन लूटा था, बहुत सारा धन लूटा। तो उसमें क्या किया कि मतलब धन को जो सरदार था, सेनापति था, सैनिक था, उसमें खूब जी भर के मतलब सबको दे दिया से तुम धन लो और हमको शासक बनाओ। ओके। तो उसके बाद क्या है कि जो सैनिक था जो अलाउद्दीन खिलजी के साथ में आ गया। उसके बाद जो सेनापति था, सेनापति के द्वारा मतलब धोखे से जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का मतलब सिर को कलम मतलब सिर काट दिया जाता है, मतलब कत्ल करवा दिया जाता है। ओके। उसके बाद देखिए 1296 ईस्वी में कत्ल करवा दिया गया। तो इतना हो गया, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी के बारे में बता दिया आपको। अब चलिए 1296 ईस्वी में कत्ल करवा दिया जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को, 6 वर्ष से शासन किया। उसके बाद खिलजी वंश के दूसरा शासक किसके बारे में पढ़ते हैं, देखिए अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ते हैं। 1296 से 1316 ईस्वी तक शासन किया था। क्या है फ्रेंड्स, जो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आपसे क्वेश्चन मतलब बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसीलिए आप एकदम अच्छा से पढ़ लीजिए। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में एकदम अच्छा से आपको पढ़ना है। दिल्ली सल्तनत के बारे में एकदम ऐसा वीडियो हम आपको लाते हैं आपके भीड़ में, मतलब उसके बाद आप इतना पढ़िए, ऐसा रिवीजन कीजिए कि मतलब भूल नहीं सके आप। ओके। तो चलिए, तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कुछ जान लेते हैं। देखिए अलाउद्दीन का जो क्या था, जलालुद्दीन का भतीजा और दामाद था। ओके। उसके बाद देखिए कोई भी एग्जाम आप दीजिए तो एग्जाम में आपसे पूछ देता है, कोई भी एग्जाम दीजिए, स्टेट का हो चाहे सेंट्रल का एग्जाम हो, उसमें पूछ देगा जो अलाउद्दीन का, जो अलाउद्दीन खिलजी है उसका जो वास्तविक नाम क्या था, शासक बनने से उसका पहले नाम क्या था। देखिए अली तथा गुरसाप्स, गुरसाप्स, अली तथा गुरसाप्स नाम था। ओके। तो याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन एकदम क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है, अली तथा गुरसाप्स था। उसके बाद चलिए, उसके बाद और देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। देखिए देखिए तो एक इतिहासकार है, इतिहासकार कौन है, बर्नी। तो देखिए बर्नी के बारे में देखिए, बर्नी जो है मतलब कटाक्ष करते रहता है। मतलब क्या है कि जो कवि लेखक था तो क्या है कि जो अपना पुस्तक में लिखते रहता है। तो बर्नी हो गया, अमीर खुसरो हो गया। ओके। तो चलिए बर्नी क्या बोलता है, देखिए बर्नी के बारे में क्या बोलता है, जब अलाउद्दीन खिलजी है, जलालुद्दीन खिलजी का मतलब हत्या करवा देता है, उसके बाद शासक बन जाता है, सुल्तान बनता है। तो देखिए क्या कहता है, बर्नी कहता है जो सुल्तान जलालुद्दीन के कटे सिर से जो खून है टपक ही रहा था। ओके। और क्या है कि जो शाही चंदोबा जो जो मतलब ताज होता है उसको अलाउद्दीन खिलजी के सिर पर रखा गया और सुल्तान घोषित कर दिया गया। ओके। ओके। आपको बता दिए थे कि जो मतलब जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को किस तरह मतलब उसको हत्या करवा दिया धोखा से, सेनापति उसकी उसी के सेनापति के द्वारा। ओके। तो यहाँ तक हो गया आपको। उसके बाद देखिए, उसके बाद देवगिरी पर आक्रमण किया था और बहुत सारा जो है मतलब धन लूटा, और सैनिकों और जो सरदारों को है बहुत सारा धन बांटा, और क्या जलालुद्दीन की हत्या करवा दी और सुल्तान बन गया। उसके बाद देखिए अलाउद्दीन खिलजी में ये था कि मतलब सुल्तान तो बन गया, बहुत सारा धन दे दिया। उसके बाद वो क्या किया कि से सुल्तान बनने के बाद बोला वो काम क्या किया
जिसको जितना धन दिया था फिर उससे वापस छीन लिया। और उसमें क्या था, जो ज़्यादा मजबूत तुर्क सरदार थे उसकी हत्या भी करवा दिया। ओके, और कितना तुर्क है जो मतलब डर के मारे रातों रात भाग गए, दिल्ली सल्तनत छोड़ के कहीं कहीं अपना चुपके से छुप के रह गए अलाउद्दीन खिलजी के डर के कारण। तो क्या किया, फिर पैसा वापस छीन लिया सबसे, और क्या है मतलब बड़ा पद जो दिया था उससे भी दरकिनार कर दिया। उसके बाद क्या है कि मतलब उसकी हत्या भी करवा दे जिसको धन दिया था और जो उसका साथ दिया था। ओके, तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में इतना था। उसके बाद और देख लेते हैं। देखिए उसके बाद क्या किया, उसने नकद वेतन एवं अस्थाई सेना की स्थापना किया। देखिए पहले क्या था कि मतलब इकता प्रथा लाया था, कौन, इल्तुतमिश लाया था। याद कीजिए, देखिए इस तरह इतिहास पढ़ा जाता है। तो इल्तुतमिश जो है इकता प्रथा में क्या था, यदि आपको पास वेतन नहीं दे के आप क्या जमीन भी दे देते थे कि तुम्हारा ये जमीन हुआ, वेतन के बदले तुम यहाँ पे जमीन खेती करो। लेकिन जो अलाउद्दीन खिलजी था वो क्या किया कि मतलब जो सैनिक है उसको नकद वेतन दिया, पैसा दिया, और अस्थाई मतलब विशाल सेना की स्थापना किया। दिल्ली सल्तनत में मतलब साम्राज्य का सबसे ज़्यादा विस्तार जो किया था अभी तक, कौन किया था, वो जो अभी तक कौन किया था, अलाउद्दीन खिलजी किया था। तो नकद वेतन एवं अस्थाई सेना की शुरुआत की। ओके, देखिए पॉइंट नोट कीजिए। उसके बाद देखिए क्या किया, दिल्ली के शासकों में सबसे विशाल सेना उसके पास थी, तो ये तो बता दिया। उसके बाद चलते हैं आगे। देखिए अलाउद्दीन खिलजी जो है घोड़ा दागने एवं हुलिया लिखवाने की प्रथा की शुरुआत की। देखिए एग्जाम में आपसे पूछ देगा क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत के कौन सुल्तान था जो घोड़ा दागने एवं जो हुलिया लिखवाने की प्रथा शुरुआत किया, तो अलाउद्दीन खिलजी। ओके, तो इसके बारे में आप जान लिए। उसके बाद क्या होता है कि आपको अब फिर उसके बाद चलते हैं से घोड़ा दागना या हुलिया लिखवाने की प्रथा की शुरुआत क्यों किया अलाउद्दीन खिलजी जो है, क्यों किया। देखिए फ्रेंड्स क्या है कि से देखिए आपको हिस्ट्री देखिए कितना प्रेम से पढ़ाते हैं, आप शेयर कीजिए। घोड़ा दागने और हुलिया लिखवाने की प्रथा की शुरुआत इसलिए किया क्योंकि जो यदि युद्ध आप लड़ रहे हैं तो युद्ध लड़ने में ये नहीं होना चाहिए कि हम आप लड़ रहे हैं और मेरी सेना आपके साथ हो गया और हमारे सेना हमसे ही लड़ने लगा। तो इसमें क्या था कि लोगों की पहचान हो जाता था कि नहीं इसमें जो है हुलिया लिखवाया हुआ ये अलाउद्दीन खिलजी का सेना है। उसके बाद घोड़ा का भी चयन हो जाता था कि नहीं जो ये घोड़ा लड़ रहा है वो अलाउद्दीन का खिलजी है। क्योंकि देखिए युद्ध में पहले किससे, घोड़ा और हाथी से ही युद्ध लड़ा जाता था। और आपको बता दिए हैं जो भारतीय शासक थे जो ज़्यादातर हाथी से युद्ध लड़ते थे, लेकिन जो तुर्क थे वो घोड़ा से युद्ध लड़ता था। और उसमें ये था कि मतलब चलते हुए घोड़ा से मतलब दौड़ते हुए घोड़ा से मतलब वो भाला चला सकता था, तीर चला सकता था, इसमें मतलब बहुत ज़्यादा काबिलियत था। ओके, तो इसलिए घोड़ा दागने और हुलिया लिखवाने की प्रथा शुरुआत किसने की, अलाउद्दीन खिलजी किया। चलिए ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक हो गया, आपको समझ लिया कि मतलब इससे क्या है, घोड़ा यदि युद्ध लड़ रहा है तो उसमें मतलब पहचान हो, नहीं ये मेरा घोड़ा है, उसको जख्म नहीं पहुंचाना है, मेरा ये सैनिक है। क्या था कि मतलब पहले क्या है सैनिक में युद्ध लड़ते लड़ते अपने सैनिक पर ही कोई अपने अपने से ही अपने में युद्ध होने लगता था, वार कर देता था। तो हुलिया लिखवाने से ये पता चल जाता है कि नहीं ये मेरा सैनिक है, हम अगले वाले को मारना है। ओके, तो आप समझ गए, इतना याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है, जो पहले दिल्ली सल्तनत में 1/3 वो 1/3 भाग पहले कर लिया जाता था, तो उसको क्या किया कि 1/2 भाग कर दिया। क्यों 1/2 भाग क्यों कर दिया, क्योंकि वो दिल्ली दिल्ली सल्तनत पे मंगोल का आक्रमण 6 बार आक्रमण हुआ, 1297 से 1306 ईस्वी तक। तो आक्रमण हुआ तो उसमें क्या होता है कि मतलब वो दिल्ली के जनता को बोलता है कि मतलब पैसा जो है आपसे नहीं लेंगे पैसा, तो फिर कहाँ से मतलब सैनिक को हम नकद भेज देते हैं तो कहाँ से देंगे। तो इसके लिए आपको जो कर होगा वो 1/2 भाग आपको देना पड़ेगा। ओके, उसके बाद देखिए इतना ही नहीं, उसके बाद ये हुआ जो खम्स, क्या बोलते हैं उसको, देखिए खम्स बोलते हैं, ऐसा लिखा जाता है खम्स, देखिए खम्स बोलते हैं। ओके, तो क्या है कि मतलब जो यदि खम्स था, खम्स का मतलब था धन का लूट। यदि आप कोई कहीं पे लूट के ले आए पैसा, लूटने जा रहे हैं, तो इसमें से हमको 3/4 भाग सुल्तान को मतलब अलाउद्दीन खिलजी ले लेता था। तो देखिए
भू कर कितना कर दिया, 1/2 कर दिया था, और सुल्तान जो है 3/4 कर दिया था। तो क्या है कि देखिए एसएससी में क्वेश्चन पूछ देता है, तो अलाउद्दीन खिलजी के समय कर कितना निर्धारित किया गया था, तो 1/2 किया गया था, और अन्य शासक में कितना किया गया था, उससे पहले कितना था, तो उससे पहले 1/3 था। जलालुद्दीन खिलजी या दास वंश का हो तो कितना लेता था, 1/3 लेता था। तो ओके, इतना देख लीजिए, इतना याद कर लीजिएगा आप। उसके बाद आते हैं, देखिए उसने इस्लाम सिद्धांत के अनुसार शासन नहीं किया। देखिए क्या था कि मतलब जितना भी दास प्रत जो दास का मतलब दास वंश का शासक था, जलालुद्दीन खिलजी था, वो इस्लाम सिद्धांत के अनुसार शासन करता था। लेकिन जो अलाउद्दीन खिलजी है वो इस्लाम सिद्धांत के अनुसार शासन नहीं किया। तो फ्रेंड्स देखिए, याद कीजिए आप, कौन सा ऐसा दिल्ली सल्तनत है जो इस्लाम सिद्धांत के अनुसार शासन नहीं किया, तो कौन, अलाउद्दीन खिलजी। देखिए फ्रेंड्स, जब हम पांचों पांचों मतलब वंश के बारे में जब आपको पढ़ा दूंगा, तो उसके बाद क्या है कि जब क्वेश्चन सीरीज लाऊंगा ना, तो उसके बाद आप जब क्वेश्चन सीरीज बनाइएगा तो आपको दिखेगा एक क्वेश्चन में आपको डाउट नहीं होगा, एकदम बना दीजिएगा। तो हो गया, इस्लाम सिद्धांत के अनुसार शासन नहीं किया। और क्या है कि कोई भी सुल्तान था तो खलीफा से सुल्तान पद की क्या लेता था, स्वीकृति लेता था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी जो है, जो खलीफा से जो सुल्तान पद का जो मतलब क्या स्वीकृति नहीं लिया, वो पहला सुल्तान था जो कि सुल्तान पद मतलब खलीफा से सुल्तान पद की स्वीकृति नहीं लेते, याद कर लीजिएगा। ओके, और सुल्तान पद की स्वीकृति कौन लिया था, देखिए इल्तुतमिश लिया था। ओके, याद कीजिए। चलिए इसके बारे में आप देखते हैं, इसका कुछ अलाउद्दीन खिलजी का बारे में कुछ निर्माण कार्य भी देख लीजिए, मतलब निर्माण कार्य देख लीजिए, मतलब क्या क्या बनवाया अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में, क्या क्या चीज़ का निर्माण हुआ। तो देखिए अलाई दरवाजा का निर्माण हुआ। आला आता किन दरवाजा, इल्तुतमिश से बनाया था। ये देखिए हम आपको वो वीडियो बता, इसलिए बोल रहे हैं ये सब क्वेश्चन एकदम वीवीआई क्वेश्चन रहता है। बीपीएससी क्वेश्चन हो चाहे कोई एसएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, हिस्ट्री तो वहीं से आएगा ना। आप ये कमेंट मत कीजिए सर ये कहाँ से, इसका पेपर का ये क्या होगा वो क्या होगा, ऐसे नहीं होता है। हिस्ट्री मध्यकालीन भारत का आएगा तो यही क्वेश्चन पूछेगा ना, अलाई दरवाजा का निर्माण किसने किया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। ओके, और यदि आताकिन दरवाजा आपको आपको बताए थे ना, आताकिन दरवाजा का निर्माण कौन करवाया था, इल्तुतमिश करवाया था। तो याद कर लीजिए, अलाई दरवाजा उसको कुश्क ए शिकार भी बोला जाता है। अलाई दरवाजा कुश्क ए शिकार अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद देखिए सीरी के किले का निर्माण और 1000 खंबा महल का निर्माण कौन करवाया, अलाउद्दीन खिलजी करवाया। तो इतना आप अलाउद्दीन खिलजी के बारे में जान गए। उसके बाद देखिए आपको बता दिए, जो अलाउद्दीन खिलजी है, तो अलाउद्दीन खिलजी पर जो मंगोल द्वारा आक्रमण किया गया, कुल कितना बार आक्रमण किया गया, 6 बार किया गया। आक्रमण मंगोलों द्वारा 6 बार किया गया। और सर्वाधिक आक्रमण जब हम आपको तुगलक वंश पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे गयासुद्दीन में 29 बार किया गया था। ओके, तो याद रखिएगा। और मोहम्मद गजनबी जो भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। ओके, तो यहाँ तक आप सब याद रखिए। इसके समय में मंगोलों ने 6 बार आक्रमण किया, 1297 से 1306 ईस्वी में। और उसमें क्या है कि एक जो विश्वास मतलब विश्वासी सेनापति था, उसका नाम क्या था, जफर खां नाम था। क्या सेनापति का नाम क्या था, जफर खां नाम था। तो जफर खां किसका सेनापति था, अलाउद्दीन खिलजी का। जफर खां मारा जाता है, क्या मारा मतलब युद्ध में मारा जाता है, मंगोल से युद्ध करते हुए मारा जाता है। तो इतना समझ गए। उसके बाद देखिए सिकंदर द्वितीय की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की। मतलब उसको भी ये लगा कि जिस तरह सिकंदर विश्व विजेता बनने के लिए जब मतलब वो सपना देखा था और आक्रमण पूरा मतलब देश को जीतना चाहता था, उसी तरह अलाउद्दीन का भी, अलाउद्दीन खिलजी को भी ये आया, मतलब अपने आप में सोचा कि मैं जो सिकंदर द्वितीय बनूं। और क्या है क्या, इसके लिए वो जो है सिक्कों पर इसका उल्लेख भी करवाया, सिकंदर द्वितीय नाम से। देखिए सिकंदर द्वितीय क्वेश्चन पूछ देगा, जो दिल्ली सल्तनत के कौन सा शासक जो है सिकंदर द्वितीय की उपाधि दी, तो कौन लिया, अलाउद्दीन खिलजी लिया। और क्या है कि सिक्कों पर इसका मतलब क्या उल्लेख भी करवाया। देखिए सिक्का पर इसीलिए उल्लेख किया जाता है, अभी देखते हैं उल्लेख अभी सिक्का पर करता है हम्पी का, फिर उसके बाद रुपया पर महात्मा गांधी का। इससे क्या है कि मतलब लोग को रहता है कि मतलब उनके बारे में लोग जानता है ना। तो कितना महत्वपूर्ण आदमी है, कितना महत्वपूर्ण जगह है, तो इसके ऊपर उल्लेख करने से ये आपको पता चलता है। तो उसमें क्या है, जो सिक्कों पर सिकंदर द्वितीय के नाम से उल्लेख करवाया, कौन, अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद देखिए उसने विश्व विजय मतलब विश्व विजय करने के लिए सिकंदर द्वितीय की उपाधि दी, और नवीन धर्म की स्थापना, क्या
नवीन धर्म का स्थापित, मतलब कि इस्लाम से भी हट के मतलब एक नवीन धर्म वो अपना अनुसार बनाना चाहता है। उसके लिए उसका एक मित्र था, कौन, अलाउल मुल्क था, उसको मतलब बताया। अलाउल मुल्क को मतलब वो विश्व विजय बनने के लिए बोला, मैं पूरा विश्व पे मतलब विजय स्थापित करना चाहता हूँ। और उसके बाद क्या होता है कि एक नवीन धर्म का इस्लाम से हट के एक नवीन धर्म का स्थापना करना चाहता हूँ। तो जो कौन, जो अलाउल मुल्क जो उसका फ्रेंड था, वो उसको समझाया नहीं नहीं ऐसा मत करो, पूरा विश्व कब तक जीते चलोगे, यहीं तक राज करो, उसके बाद राजस्थान जीतो, दक्कन तक जीत लिया, अब क्या जीतोगे। तो उसके लिए क्या है कि जो मतलब जो सोचा था उसको त्याग दिया, उसके बाद वो वहाँ रुक गया, मतलब वो विश्व विजय नहीं किया अलाउद्दीन खिलजी। तो यहाँ तक समझ गए। उसके बाद देखिए, यामिन उल खिलाफत नासिर अमीर उल मोमिनी की उपाधि धारण की, कौन, अलाउद्दीन खिलजी। देखिए ये याद कर लीजिएगा, दिल्ली सल्तनत में आपको जब उपाधि के बारे में पूछ देगा, आपको कितना उपाधि, हर एक राजा के बारे में उपाधि बताए हैं, जैसे में बलबन को क्या उपाधि दिया गया था, जलालुद्दीन खिलजी को क्या उपाधि दिया जाता है, फिर आगे बताएंगे। तो ये सब है किसी आप याद कर लीजिएगा। ओके, ये सब कॉपी में नोट कर लीजिएगा और 4 बार 5 बार देख लीजिएगा तो आपको क्या है याद हो जाएगा। तो अलाउद्दीन खिलजी जो था यमीन उल खिलाफत और नासिर अमीर उल मोमिनीन की उपाधि धारण की। तो यहाँ तक हो गया। उसके बाद देखें, उसके शासन में इस्लाम धर्म के सिद्धांतों को मान्यता न देकर राज्य हित को सर्वोपरि माना। तो देखिए आपको तो बताए ही थे, जो इस्लाम धर्म के अनुसार ये शासन नहीं करता था, इस्लाम धर्म के अनुसार वो शासन नहीं करता था। और उसके बाद क्या था कि क्या मतलब वो एक नए नवीन धर्म का निर्माण करना चाहता था और विश्व विजेता भी बनना चाहता था, आपको बता दिए। लेकिन उसका मित्र जो है उसके बोलने पे वो नहीं किया, मतलब विश्व विजेता और नवीन धर्म की स्थापना ये नहीं की। और वो इस्लाम धर्म के सिद्धांत पर शासन नहीं करके जो राज्य हित में जो अच्छा लगे, उसको अच्छा लगता था कि नहीं राज्य हित के लिए हम ये काम करेंगे, तो उस पर शासन किया। तो ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ देगा, इसलिए पॉइंट याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी के बारे में, कोई एग्जाम देने जाएगा क्वेश्चन आएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं। उसके बाद जब शासक बना अलाउद्दीन खिलजी, तो देखिए कोई भी शासक बनता है तो क्या करता है, पहले जितना भी उसका जो उस समय क्या करता था, जितना भी सुल्तान शासक बनता था, जितना भी विद्रोह करने वाला जो सरदार था, जो मतलब शक्तिशाली सरदार था, उसकी हत्या करवा देता था, उसकी हत्या करवा देता था। तो उसके देखिए विद्रोह को दबाने के लिए खिलजी कुछ प्रयास जरूर करेगा। ओके, तो क्या करता है कि जो मतलब सबसे पहले तो जो हिंदू, जितना भी हिंदू शासक रहता है, मतलब हिंदू अमीर जो रहते हैं, तो उस पर थोड़ा आक्रमण कर देते हैं, मतलब उसको डरा धमका देते हैं, मतलब तुम कुछ नहीं बोलोगे, तुम यहाँ रहते हो इस्लाम धर्म में, आराम से जियो खाओ और क्या सही से जियो, विद्रोह नहीं करना है। तो हिंदू विद्रोह नहीं किए अलाउद्दीन खिलजी पे, वो हो गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या किया, जब विद्रोह को दबाने का जो खिलजी द्वारा जो प्रयास किया गया था उसके बारे में देखिए जान लीजिए। अच्छे गुप्तचर विभाग का गठन किया, तो वो तो आपको बता दिए, अच्छे गुप्तचर विभाग का क्या किया, गठन किया, तो उसके बारे में आपको बता दिए। उसके बाद देखिए, शराब, भांग, जुआ आदि पर प्रतिबंध लगा दिया, मतलब शराब नहीं पीना है, भांग नहीं खाना है और जुआ नहीं खेलना है। ओके, उस पर प्रतिबंध लगा दिया। देखिए कठोर, जो अलाउद्दीन खिलजी का जो नीति था बहुत कठोर था, बलबन का भी कठोर था और अलाउद्दीन खिलजी का भी कठोर था, याद रखिएगा। तो अच्छे गुप्तचर विभाग का गठन किया, वो बाजार में जाता था। उसके बाद मतलब हर एक विभाग में भी गुप्तचर मतलब आपको बताएंगे, जैसे गुप्तचर विभाग का भी स्थापना किया था, तो हर एक दरबार में भी वो गुप्तचर को भेजता था, मतलब हर एक विभाग में से वहाँ पे क्या हो रहा है तुम आके यहाँ हमको बताओगे। मतलब यदि आपको बताएंगे बाजार नियंत्रण प्रणाली में जो अलाउद्दीन खिलजी का था उसमें बताएंगे कि मतलब एक लोग बोलता है ना, एक सुई का कीमत क्या जानते हो, मतलब तो वही है क्या, मतलब एक सुई का भी कीमत यदि कोई बढ़ा नहीं सकता था, ये नहीं था कि जब मतलब 1 रुपया का तो चलो भाई 2 रुपया में दे दो, ऐसा नहीं था, याद रखिएगा। ओके, तो हो गया। उसके बाद देखिए, दान उपहार पेंशन में दी गई भूमि को वापस ले लिया। देखिए जो दान में दिया गया था, जो पहले के सुल्तान के द्वारा, गुलाम वंश हो गया या उसका जो चाचा थे, तो वो भी जब शासन किए तो जो सहायता किए थे, तो उसको क्या है कि मतलब खुश होकर सुल्तान बनने में जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को सहायता किए थे, तो उससे खुश होकर क्या किया था, वो भूमि को दान भी दिया था।
तो अलाउद्दीन खिलजी जो है वो भूमि को वो वापस ले लेता है। ओके, उसके बाद चौथा देखिए, अमीरों और सरदारों को, जैसे में गांव में पहले कार्यक्रम होता था, जैसे में कोई भी अमीर या जो सरदार है, कोई भी कहीं पे भोज मतलब दावत हो रहा है या विवाह हो गया, जन्मदिन हो गया, तो उसमें क्या एकत्रित होता था, तो उसको भी क्या कर दिया, प्रतिबंध लगा दिया। क्यों प्रतिबंध लगा दिया? देखिए उसमें क्या है कि मतलब जब कोई भी यदि दावत में, विवाह में, जो जन्मदिन हो गया, कुछ भी हो, तो उसमें क्या है कि जब आता था तो उसमें क्या है कि मतलब वो विचार विमर्श कर लेता, अपने आप में बात कर लेता था कि सुल्तान के विरुद्ध क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए जो अलाउद्दीन खिलजी है उस पर प्रतिबंध लगा दिया, सो नहीं, दावत भी नहीं होगा विवाह संबंध में यदि आपको एकत्रित नहीं होना है। ओके, तो चलिए ठीक है। उसके बाद देखिए आपसे बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ देगा, देखिए ए वी को वो जो पॉइंट है या नोट कर लीजिए। भूमि की माप कराकर लगान वसूला, मतलब दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जो कि भूमि को नाप करा के क्या लगान वसूला। ओके, भूमि को पहले नाप करवाया, उसके बाद क्या जो है लगान वसूला। उसके देखिए इसके लिए उसने दीवान ए मुस्तखराज, क्या दीवान ए मुस्तखराज जो एक वित्त विभाग होता है, क्या किया, वो उसका निर्माण करवाया। क्यों निर्माण करवाया? क्योंकि जो राजस्व एकत्रित हो वो मुस्तखराज जो है वो क्या करे, वो मतलब एकत्रित करके सुल्तान के यहाँ लाए। तो भूमि की माप करा कर लगान वसूला, और इसके लिए उसने दीवाने मुस्तखराज वित्त विभाग की स्थापना किया, जो कि उसका काम था, जो दीवाने मुस्तखराज विभाग का काम था, जो राज्य में जो राजस्व है उसको एकत्रित करना और किसके, जो सुल्तान है उसके यहाँ लाना। तो ये आप समझ गए, याद कर लीजिएगा। जब आपको हम वही बताएं, राज्य व्यवस्था बताएंगे, तो उसमें भी दीवान मुस्तखराज के बारे में पूरा विशेष जानकारी देंगे। तो क्या है कि दीवान मुस्तखराज की, जो दीवान मुस्तखराज की जो स्थापना, जो मतलब विभाग, नया विभाग बनाया था, कौन विभाग बनाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी बनवाया था। तो आप एकदम अच्छा से याद कर लीजिए। ओके, दीवान मुस्तखराज की स्थापना जो वित्त विभाग है अलाउद्दीन खिलजी किया था राजस्व एकत्रित करने के लिए। उसके बाद देखिए, उसके बाद दो नया कर लगाया। एक कौन कौन लगाया? देखिए एक क्वेश्चन पूछ देता है, चराई कर और घरी कर लगाया। तो चराई कर क्या है? यदि आप मवेशी चरा रहे हैं तो उसमें भी आपको कर देना पड़ेगा 1/2 भाग के बाद। और घरी कर था क्या? गृह का कर था, क्या यदि गृह का कर था। ओके, गृह का कर घरी कर था। तो इतना आप समझ गए, चराई कर और घरी कर अलाउद्दीन खिलजी लगाया था। एक एक क्या था? ये था गृह कर था, क्या गृह कर था। और ये यदि आप पशु चराते हैं तो उसमें भी कर देना पड़ेगा। तो ये हो गया, इतना आप समझ गए। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए अब हम देख लेते हैं जो बाजार नियंत्रण, जो मतलब अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया, जो बाजार नियंत्रण पर काबू करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया प्रयास के बारे में देख लेते हैं, कैसे वो प्रयास किया। उसके बाद फिर हम उसका द्वारा जो युद्ध लड़े गए, मतलब साम्राज्य विस्तार किया गया, तो उसके बारे में फिर पढ़ेंगे। तो बाजार नियंत्रण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, चलिए पढ़ लेते हैं। देखिए जो यह देखिए यहाँ पे महापरान नहीं है, ये है माप तौल, क्या माप तौल, क्या है? माप तौल है। ओके, लिख लीजिएगा आप सही। माप तौल में बेईमानी को रोका, माप तौल में बेईमानी को रोका। यदि आप बेईमानी करते हुए पकड़ाते हैं तो आपके शरीर से क्या मांस काट लेगा। यदि 100 ग्राम आप बेईमानी किए तो 100 ग्राम आपका मांस शरीर से काट लेगा। तो देखिए कितना कठोर था उसका नीति अलाउद्दीन खिलजी का। ओके, तो आपको बता दिए। इसीलिए देखिए वहाँ पे यदि गेहूँ चावल, मतलब जो रोजमर्रा का सामान था, जो गेहूँ चावल नमक आटा दाल, उसके बाद सुई तक, मतलब सुई तक भी क्या किया, मतलब उस पर मतलब जो रुपया था वही रुपया लेता था। वो नहीं कि मतलब हमको आज इतना दे दो उतना दे दो, ऐसा नहीं, मतलब भ्रष्टाचार नहीं था अभी की तरह। ओके, देखिए मतलब माप तौल में बेईमानी को रोका, और बेईमानी करने पर शरीर से उतना, जितना आप यदि चोरी कर रहे हैं उतना मांस काट लिया जाता था। इतना समझ गए। उसके बाद देखिए जो बाजार नियंत्रण में क्या किया, क्या क्या चीज़ पे मतलब नियंत्रण किया, तो देखिए आप याद कीजिएगा। देखिए खाद्य बाजार हो गया, निर्मित वस्तु बाजार हो गया, दैनिक वस्तु बाजार हो गया, और पशु गुलाम बाजार हो गया। कौन कौन? खाद्य बाजार, देखिए खाद्य बाजार हो गया, निर्मित वस्तु बाजार हो गया, दैनिक वस्तु बाजार हो गया, और पशु गुलाम बाजार हो गया। ओके, तो चलिए ठीक है, इतना आप समझ गए। उसके बाद हम देख लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी। देखिए
पहले के शासक ये था कि जो मतलब दिल्ली तक ही शासन करता था, बहुत हो गया तो अपना बिहार बंगाल में अभियान चला लेता था, जैसे में तुर्की में चलाया था। ओके, तो जो खिलजी वंश का जो प्रथम सुल्तान, मतलब वो पहला सुल्तान था, जलालुद्दीन खिलजी था, लेकिन उसके बाद उसका भतीजा बना था अलाउद्दीन खिलजी, जो ऐसा सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का, उसने मतलब दक्षिण भारत पर अभियान चलाया और दक्कन दक्कन और मदुरै तक क्या रौंद डाला। कहाँ कहाँ तक? दक्कन और मदुरै तक रौंद डाला। और वहाँ से भी मतलब किसको भेजा था दक्कन मदुरै में? मलिक काफूर। मलिक काफूर हम आपको बताएंगे, मलिक काफूर के बारे में आगे जब बताते हैं। जब गुजरात अभियान हुआ था तो उसमें वो पकड़ा गया था, तो मलिक काफूर के नेतृत्व में। तो क्या होता है कि मलिक काफूर वहाँ जाता है, उसके बाद वहाँ के शासक से लड़ता है। कोई शासक यदि नहीं लड़ता है तो उससे क्या होता है कि मतलब ज़बरदस्ती धन, जितना हो सके धन ले लेता है, उसे हाथी ले लेता है, उसके बाद जितना घोड़ा हो मतलब वो सब ले लेता था और लेके और सुल्तान के सामने उपस्थित करता था। ओके, तो चलिए उसमें हम पढ़ेंगे। आपको बताया यहाँ जो मलिक, जो गुजरात अभियान में मलिक काफूर मिला था, मतलब गुजरात अभियान किया था तो उसमें मलिक काफूर मिला था। तो उसके बाद क्या है कि मलिक काफूर को सुल्तान के भीड़ में पेश किया गया था। तो उसके बाद क्या है कि मतलब फिर मलिक काफूर जो विश्वास पात्र हो जाते हैं, किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। ओके, और दक्षिण का अभियान में उसको भेजता है। तो इतना हो गया। उसके बाद आपको और बताएंगे उसे, मतलब जो अलाउद्दीन खिलजी जो है मतलब 1000 दिनार में खरीदा था, उसको 1000 दिनार में खरीदा था, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? 1000 दिनारी बोला जाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, मलिक काफूर मतलब अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहता था और उसको 1000 दिनारी भी कहा जाता था। इतना समझ गया। उसके बाद हम आगे देखते हैं, गुजरात अभियान के बारे में देखते हैं। देखिए गुजरात अभियान क्यों किया? जो मतलब अलाउद्दीन खिलजी जब सुल्तान बना तो गुजरात अभियान क्यों किया? देखिए गुजरात जो था वो बंदरगाह वहाँ से होता था। आपको लोथल के बारे में आपको पता होगा, सिंधु सभ्यता में जब हम प्राचीन भारत पढ़ाएंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। तो क्या है, जो गुजरात है वो उपजाऊ और आबाद था। क्या था? देख लीजिए पॉइंट, देखिए ये समझने के लिए है। तो उपजाऊ और आबाद था, बहुत ज़्यादा उपज अच्छा था। ओके, उसके बाद वहाँ पे जो उम्दा प्रकार की वस्तुओं का केंद्र था, मतलब सूती वस्त्र हो गया, कपास हो गया, कुछ भी हो, तो वहाँ उम्दा प्रकार की वस्तुओं का वो क्या था? केंद्र था। और विदेश से जो सोना चांदी आया था तो वहाँ का जो पहले का सरदार था, जो शासक था, वो जो गुजरात में है वो बहुत मतलब क्या किया था, मतलब इकट्ठा कर चुका था सोना चांदी। तो अलाउद्दीन सुल्तान को ये था कि मैं गुजरात पर आक्रमण करूं और उसको मतलब वहाँ के शासक को हराऊं और वहाँ से सोना चांदी को लूट के क्या वापस ले आऊं। तो ये था, तो इसलिए वो गुजरात अभियान भी किया था। और आपको तो बता दिए फला फूला क्या था? बंदरगाह था। इतना तो आप समझ गए। उसके बाद देखिए, और आपको एक चीज़ और बता दूं, तुर्क, जो तुर्क के बारे में बताए थे, घोड़ा का बहुत प्रिय था। ओके, तो जो पश्चिमी एशिया से यदि घोड़ा आता था तो बंदरगाह मतलब कहाँ, जो गुजरात बंदरगाह पे ही आता था। इसके लिए भी वो मतलब एक अधिकार करना चाहता था, किस पे? गुजरात पे। तो इसलिए वो आक्रमण किया। ओके, उसके बाद देखिए आपको बता दें, जो गुजरात में जो अनिलवारा है उसको जो खिलजी ने उसको लूटा। लूटने के बाद क्या है कि जो बहुत सारा धन हुआ, धन हो गया, पैसा हुआ, उसको क्या किया? लूट के अपने साथ ले आया। और उसके बाद रास्ते में जो सोमनाथ मंदिर था, सोमनाथ मंदिर के बारे में आपको बताए थे ना, सोमनाथ मंदिर को महमूद गजनबी ने भी लूटा था और बहुत सारा धन वापस ले गया था। मतलब बहुत सारा धन जो है मंदिर से लेकर चला गया था। और जो बचा उसको कौन, उसको अलाउद्दीन खिलजी लूट लिया। और उससे क्या है कि जो मतलब उसके बाद मंदिर को तहस नहस कर दिया। ओके, मंदिर को थोड़ा सा तोड़वा भी दिया था। तो क्या है, मंदिर को लूटा और सोमनाथ मंदिर को लूटा और क्या किया, उसको तबाह भी कर दिया। और अनिलवारा को भी लूटा। कौन? अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ते हैं। ओके, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद देखिए, उसके बाद और क्या है इसका, उसके बाद जब राजस्थान मतलब गुजरात में जब अभियान किया तो क्या है कि राजस्थान के, दिल्ली से राजस्थान के रास्ते से ही गुजरात जाता है। ओके, जब भारत का मैप आप देखिएगा तो आपको समझ आ जाएगा कि कहाँ पे राजस्थान, यहाँ पे राजस्थान है, जैसे में देखिए यहाँ राजस्थान है और यहाँ पे है ना दिल्ली, मतलब गुजरात है ना। तो आप मैप देखिएगा उसमें आपको पता चल जाएगा। तो राजस्थान में जब दिल्ली से राजस्थान होते हुए मतलब गुजरात पे आक्रमण करता था तो उसको क्या था कि जो मतलब वहाँ के जो शासक थे
आपका राजस्थान के, तो उससे भी आप उसको लोहा लेना पड़ता था, मतलब कि लड़ाई लड़ना पड़ता था। तो उसको एकाधिकार करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी जो है, मतलब क्या आपको पता है ना, एक बीच की एक मध्य की एक कड़ी थी। कौन? राजस्थान, दिल्ली सल्तनत और गुजरात के मध्य की एक कड़ी थी। तो इसीलिए उसने, देखिए, 1301 ईस्वी में रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया। उसके बाद 1303 ईस्वी में कहाँ पे किया? चित्तौड़गढ़ पे। और 1311 10 से 11 ईस्वी में कहाँ पे? जालौर में आक्रमण किया था। ओके, अलाउद्दीन खिलजी किया था। तो उसके बारे में अब आपको बताते हैं, अच्छा से क्वेश्चन बताते हैं। तो क्या है कि देखिए, ये हिस्ट्री है, जितना आप समझिएगा उतना आपको क्या करेगा? फायदा करेगा। और क्या है कि आपको इतना शक्ति आपको समझ आ जाएगा कि हाँ, हिस्ट्री ऐसे पढ़ा जाता है, क्वेश्चन आपसे हिस्ट्री का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और जिस तरह हम अभी हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, उसी तरह हम क्या, जब मध्यकालीन भारत खत्म होगा, आपको आधुनिक भारत पढ़ाएंगे, फिर प्राचीन भारत पढ़ाएंगे, और उसके बाद इसी तरह का क्लास मतलब रखता बरखता पॉलिटी का भी आएगा। जब पॉलिटी आप पढ़िएगा तब आप कहिएगा कि अरे सर कमाल कर दिया आप। तो ओके, आप ये समझ आइए। तो अब हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो देखिए, आपको तो हम बताए ही पहले, यदि कोई राजस्थान का स्टूडेंट देखते होंगे तो उनको तो सब पता ही होगा। रणथंभौर दुर्ग हो गया, उसके बाद कुंभलगढ़ दुर्ग हो गया, सज्जनगढ़ दुर्ग हो गया, आमेर दुर्ग हो गया, जालौर दुर्ग हो गया। मतलब राजस्थान में ये सब इतिहास पढ़ना है, हिस्ट्री में पढ़ना है, राजस्थान हिस्ट्री में, लेकिन क्या है, इंडियन हिस्ट्री में नहीं पढ़ना है। तो इंडियन हिस्ट्री का जो जो स्टूडेंट तैयारी करते हैं, तो उसको थोड़ा, यदि राजस्थान हिस्ट्री का मतलब कोई एग्जाम का राजस्थान का तैयारी नहीं करते हैं, तो उनको थोड़ा कम पता रहता है, तो वहाँ के बारे में वो नहीं जानते हैं। चलिए, रणथंभौर दुर्ग के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। वहाँ के शासक कौन था? वहाँ के शासक था राणा हम्मेरदेव। तो आपको पहले हम बता दिए थे 1290 और 1292 ईस्वी, 1290 और 92 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी जो है रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया, और क्या है कि रणथंभौर दुर्ग को नहीं जीत पाया। ओके, उसके बाद वो बात भी बोला था, हम तो पीछे बता दिया आपको। ओके, उसके बाद क्या होता है कि अलाउद्दीन खिलजी जो है वो भी रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण करता है। किस पे? रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण करता है। तो बताइए कि आक्रमण क्यों करता है रणथंभौर दुर्ग पर? तो देखिए, रणथंभौर दुर्ग पर क्यों आक्रमण करता है आपको बता देते हैं हम। देखिए, जब गुजरात अभियान पे था, कौन? गुजरात अभियान पे जो अलाउद्दीन खिलजी था, तो वहाँ से क्या होता है कि बहुत सारा जो अनिलवाड़ा को लूटा, सोमनाथ मंदिर को लूटा, तो उसमें क्या है, जब अलाउद्दीन के खिलजी की सेना में तुर्क भी थे और मंगोल भी थे। ओके, तो उसमें क्या होता है कि जो दो सैनिक थे मंगोल का, कौन कौन थे? मोहम्मद शाह था। कौन? मोहम्मद शाह था। और कौन था? जो कैहब था। मोहम्मद शाह और कैहब था, जो कि बगावत कर देता है। क्या कर देता है? बगावत कर देता है। और बगावत करने के बाद क्या होता है कि मतलब जो रुपया, मतलब कुछ सैनिक को मार भी देता है। उसके बाद क्या होता है कि जो रुपया, धन, सोना जो होता है, उसको लेके क्या होता है कि वो वहाँ से भाग जाता है। भाग जाने के बाद क्या होता है कि सैनिक के द्वारा उसको, मतलब जो दिल्ली का सुल्तान दिल्ली में था अलाउद्दीन खिलजी, तो उसको पता चलता है। तो उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी जो है, मतलब उसको, मतलब उसका पीछा करते हैं। किसका? जो मोहम्मद शाह है और किसको? कैहब का। तो पूरा भारत में दौड़ते रहता है, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी के डर से कोई भी उसकी सहायता नहीं करता है। लेकिन जब, तब उसके बाद वो थक हार के, जो मतलब राजा थे रणथंभौर दुर्ग पे जो शासन करते थे, गुहिल वंश के राजा थे, सिसोदिया वंश भी बोला जाता है। तो उस पे वहाँ पे शासन करते थे कौन? राणा हम्मीरदेव। कौन? राणा हम्मीरदेव शासन करते थे। तो वहाँ पे क्या हुआ? वहाँ पे जाकर शरण मांगे, तो राणा हम्मीरदेव ने शरण दे दी। ओके, तो उसके बाद बताते हैं आपको थोड़ा सा हिस्ट्री, आप जान लीजिए राणा हम्मीरदेव के। तो क्या होता है कि राणा हम्मीरदेव शरण दे देता है। तो उसके बाद क्या होता है कि जो मतलब जो अलाउद्दीन खिलजी जो है, वो मतलब एक सैनिक को भेजते हैं, मतलब जो अपने यहाँ के सैनिक को भेजे कि आप उनको जाकर बोलो कि जो सेनापति को, मंगोल सेनापति को आप मतलब जो शरण दी हैं उसको आप वहाँ से निकाल दो, नहीं तो अलाउद्दीन खिलजी आप पे आक्रमण करेगा। तो उसके बाद जो हमीरदेव है वो साफ इनकार कर देता है कि जब मैं जो शरण, यदि शरण में आए हुए को मैं जो वचन दे दिया हूँ वो वचन निभाऊंगा। तो हमीरदेव क्या बोलते हैं? देखिए, हमीरदेव बोलते हैं, सिंह सुवन सतपुरुष वचन। क्या बोलते हैं? देखिए, सिंह सुवन सतपुरुष वचन, कदली फलय एक बार,
मतलब सिंह सुवन सतपुरुष वचन, कदली फलै एक बार, और तिरिया तेल हमीर हठ, चढ़ै न दूजी बार। वो ये बात बोल के मतलब किसको, अलाउद्दीन खिलजी को भेज देते हैं। भाई अलाउद्दीन पूरा बौखला जाता है। तो इसका अर्थ क्या है, एक बार देखिए इसका अर्थ थोड़ा समझ लीजिए तब ना आपको। अब ऐसे बोल दिए, ऐसे तो आप समझे नहीं, तो अर्थ समझिए। देखिए, सिंह एक बार ही संतान को क्या कहता है, जन्म देता है। और सज्जन लोग जो है बात को एक ही बार कहते हैं। सज्जन लोग है जो बात को एक ही बार कहते हैं। ओके, उसके बाद देखिए केला के बारे में जानते हैं। तो केला जो है एक ही बार फलता है। ओके, और स्त्री को एक ही बार तेल एवं जो अबतन जानते हैं ना, जो हल्दी लगाया जाता है, वो एक ही बार होता है शादी वक्त। ओके, तो ऐसे ही जो राणा हमीरदेव जो है वो एक बार जो हट कर देते हैं। ओके, हट कर देते हैं मतलब क्या, वो जो एक बार ठान लेते हैं उस पर दोबारा कभी भी विचार नहीं करते हैं। कौन बोले, राणा हमीरदेव बोले। ओके फ्रेंड्स, आपको अच्छा लगा होगा ये कहानी सुन के। तो राणा हमीरदेव जब ये बात बोले, भाई जो अलाउद्दीन खिलजी था वो पूरा बौखला गया। ओके, उसके बाद वो जो है आक्रमण कर देता है। कब, 1301 ईस्वी में। कब, 1301 ईस्वी में रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण कर देता है। तो रणथंभौर दुर्ग पर तो पहले भी आक्रमण जलालुद्दीन किया था, लेकिन पराजय हुआ। तो अलाउद्दीन खिलजी क्या है कि जो वो रणथंभौर दुर्ग को नहीं जीत पा रहा था। ओके, तो उसके बाद वो चाल चला, जो मतलब एक सैनिक के द्वारा पत्र भेजा किसको, राणा हमीरदेव को, जो आप क्या कीजिए, मतलब हम आपसे मतलब मैत्री करना, मतलब फ्रेंडशिप करना चाहते हैं। आप हमको जो दो सेनापति जो आपके यहाँ भागा है, जो सेना भागा मोहम्मद शाह और कैहब, उसको वापस लौटा दीजिए। तो वापस लौटा दीजिए। तो वो जो मतलब राणा हमीरदेव थे, वो मतलब थोड़ा सा चालाकी उनका जानते थे। जो चाचा का भी कत्ल कर सकता है चुपके से, धोखे से, वो क्या कुछ भी कर सकता है। तो उसके लिए वो जो है, जो उसका एक सेनापति था, किसका, जो हमीरदेव का सेनापति था। हमीरदेव के सेनापति कौन था, रतिपाल था और रनमल। रनमल रतिपाल को कहाँ भेजते हैं, रनमल रतिपाल को भेज देते हैं, मतलब किसके यहाँ, अलाउद्दीन खिलजी के यहाँ। तो वहाँ पे वो जाता है से मतलब अलाउद्दीन खिलजी क्या बोलना चाहता है। तो अलाउद्दीन खिलजी जो है से मतलब क्या करते हैं, अलाउद्दीन खिलजी जो उसको मतलब बोलता है कि आप राणा हमीरदेव को हराने में मेरी मदद करो, मैं वहाँ का आपको शासक बना दूंगा, और शासक बनाने के बाद क्या है कि आपको बहुत सारा धन दूंगा। तो राणा जो रतिपाल है और कौन, रनमल है, वो राजी हो जाता है। उसके बाद हमीरदेव को यहाँ पता चलता है। तो हमीरदेव जो है जो आक्रमण करने के लिए बाहर निकलते हैं। तो हमीरदेव आक्रमण करने के लिए बाहर निकलते हैं। तो एक बार समझ लीजिए, देखिए जो राजस्थान का स्टूडेंट है पूरा समझते होंगे। उनका हमीरदेव के पत्नी का नाम क्या था, हमीरदेव के पत्नी का नाम था रंगदे। क्या था, देखिए रंग दे। ओके, और पुत्री का नाम क्या था, देवल दे। क्या नाम था, देख लीजिए, देवल दे। देखिए हिस्ट्री ऐसे पढ़ा जाता है, क्या है आपको याद रहेगा। तो रंग दे पत्नी का नाम, और पुत्री का नाम देवल देता है। किनका, हमीरदेव के। तो रंग दे को बोलते हैं कि यदि मैं मतलब देखिए राजस्थान इतिहास में हिस्ट्री में क्या था कि जौहर किया जाता था महिलाओं द्वारा, और केसरिया केसरिया किया जाता था पुरुषों के द्वारा। ओके, इतना आप समझ आइए। तो आपको बताते हैं, देखिए आप पद्मावत मूवी देखेंगे, देखिए इसके बारे में भी अब इसके बाद बताएंगे राणा रतन सिंह के बारे में। तो उसमें क्या होता है, आपको रंगदेव को बोलते हैं राणा हमीरदेव से, मैं युद्ध करने जा रहा हूँ अलाउद्दीन खिलजी से, और यदि मैं युद्ध में मारा गया या पराजित हो गया तो क्या है कि मैं एक सैनिक को भेजूंगा। तो वो घोड़ा पे क्या है, जो मतलब घोड़ा पे आपको मतलब नारंगी मतलब कलर का जो झंडा होता है वो लेके आएगा। तो तुम समझ जाना क्या, तो मतलब मेरी जीत होए। और काला यदि झंडा लेके आ गया तो तुम बुझ जाना कि क्या, तो मैं हार गया या मारा गया, तो तुम जौहर कर लेना। ओके, तो रंगदेव को बोली। उसके बाद क्या होता है, जब युद्ध करने के लिए निकलते हैं राणा हमीरदेव, तो क्या होता है कि मतलब देखते हैं जो रतिपाल है, रनमल है, और एक और उसका साथी था, तीन, वो घोड़ा पे काला झंडा लेके मतलब उधर से किला में प्रवेश करता है। और यहाँ पे क्या था कि जो पूरा एकदम मतलब अग्निकुंड पूरा जला हुआ था, और महिला सब इंतजार कर रहे थे मतलब युद्ध में क्या होता है। तो क्या है कि मतलब
राणा हमीरदेव जो थे वो तीनों का पीछा करते हैं और एक को गर्दन वहीं पे सर को कलम कर देते हैं रतिपाल का। उसके बाद क्या, रनमल का, रतिपाल और एक और सेनापति वो दरवाजा मतलब जो किला में घुस जाता है उसका भी वो पीछा करते हैं। लेकिन तब तक क्या होता है कि वो काला झंडा को जो उनकी पत्नी थी रंगदे वो देख लेती है। रंगदे देख लेती है तब तक क्या करते हैं, जो हमीरदेव है वो दोनों को, जो दो साथी और थे उसको रतिपाल, रनमल और एक और साथी थे उनको क्या करते हैं, उसको भी गर्दन काट देते हैं, मार देते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब तक वहाँ रानी के पास जाते हैं तब तक देर हो चुका था। मतलब क्या देर हो चुका था का मतलब क्या, मतलब रानी जो है जौहर कर चुकी थी। रानी जौहर कर ली और जो पुत्री थी देवलदे वो जो है वहाँ पे पदमला जो तालाब है उसमें जो डूब के जान दे दे। ओके, तो उसके बाद क्या है, राणा हमीरदेव बोले कि साहब हमको जीने से क्या मतलब है। तो राणा हमीरदेव जो थे शिव जी का बहुत बड़े भक्त थे। तो उसके बाद क्या करते हैं, वो भी अपना सर काट लेते हैं। ओके, इतना समझ गए आप। तो रणथंभौर दुर्ग पर खिलजी इस तरह मतलब जो है मतलब साम्राज्य को स्थापित किया, मतलब इस तरह मतलब युद्ध लड़ा। ओके, युद्ध कहाँ लड़ा वो तो चाल चला। ओके, इतना समझ गए। उसके बाद देखिए, आप इतना बता दिया आपको। उसके बाद देखिए, उसके बाद सन 1303 ईस्वी की बात है। कब, सन 1303 ईस्वी की बात है। सन 1303 ईस्वी। तो 1303 ईस्वी के बारे में आप तो जानते ही होंगे क्या। 1303 ईस्वी में वहाँ का जो चित्तौड़गढ़ का जो चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण होता है तो वहाँ के शासक था राणा रतन सिंह। और पत्नी कौन थी, पत्नी थी जो रानी पद्मिनी। ओके, रानी रानी जो पद्मिनी थी वो क्या थी, पत्नी थी इनका राणा रतन सिंह का। ओके, तो उसके बाद आपको बताते हैं उसके बाद क्या होता है। तो क्या है कि मतलब आप पद्मावत मूवी देखे होंगे। ओके, और ये कहानी कौन लिखा था, मलिक मोहम्मद जायसी 1540 ईस्वी में लिखा है। क्या है कि इतिहासकार में इसका क्या है, इसका मतभेद भी है, मतलब कहानी गलत तरीका से मतलब लिखा गया। जो मलिक मोहम्मद जायसी है उसके द्वारा 1540 ईस्वी में वो कहानी गलत तरीका से लिखा गया है। तो आप वो सब आप मूवी देखे होंगे पद्मिनी, तो इसके बारे में आप जानते ही होंगे। तो राणा रतन सिंह की मृत्यु हो जाती है। राणा रतन सिंह की मृत्यु हो जाती है और उनके तरफ से कौन लड़ता है, देखिए गौरा और बादल जो दो सेनापति है युद्ध में पूरा पूरा मतलब लड़ता है और वीरगति को क्या हो जाता है, प्राप्त हो जाता है। और महिलाओं के द्वारा क्या किया जाता है, जौहर कर लिया जाता है और रतन सिंह केसरिया मतलब मार दिए जाते हैं। ओके, ये समझ गए। उसके बाद देखिए फिर 1311 ईस्वी की घटना है। कब, 1310-11 ईस्वी में, तो 1310 ईस्वी की घटना है। जालौर के बारे में बताते हैं। देखिए जालौर दुर्ग जो था जो 1308 से ही आक्रमण करता था अलाउद्दीन खिलजी, लेकिन क्या था कि जो मतलब किला में वो जो है मतलब अंदर जा नहीं पाता था। तो जालौर का जो जो शासक थे वो कौन थे, देखिए कान्हर देव थे। कौन थे, कान्हर देव जालौर के क्या थे, शासक थे। तो इतना आप समझ गए इसके बारे में जालौर के शासक में। तो उसमें क्या होता है कि देखिए आपको पता है ना, घर के भेदी लंका ढाई, ऐसा होता है ना। तो उसी तरह जिस तरह वहाँ पर जो रानी जो मतलब रतिपाल और रनमल है वो विश्वासघात किया राणा हमीरदेव के साथ, तो उसी तरह जालौर में भी विश्वासघात किया। तो उसका नाम क्या था, जो राजपूत मतलब जो बीका था वो किया था। वो जो है गुप्त रास्ता, जो एक गुप्त रास्ता था जालौर किला में घुसने का, उसके बारे में वो बता दिया था। उसके बारे में बता दिया अलाउद्दीन खिलजी को। तो उसका सैनिक वहाँ से आक्रमण कर दिया और जालौर किला पर भी आक्रमण मतलब क्या किया, मतलब जालौर किला को भी जीत लिया। तो इतना आप समझ गए राजस्थान के बारे में। ओके, उसके बाद देखिए अब खिलजी द्वारा दक्कन और भारत के जो दक्षिण भारत पर अभियान किया गया उसके बारे में जानते हैं। दक्कन हो गया, मदुरै हो गया, इस पे तो देखिए क्या किया, जो मालवा को जीत लिया खिलजी। ओके, मालवा को जीत लिया। ओके, तो मालवा के बारे में आपको तो हम बताएं। देखिए अमीर खुसरो के बारे में आपको तो पहले ही बता दिए हैं। अमीर खुसरो बरनी का बहुत इसमें आपको दिल्ली सल्तनत में आपका बात आएगा। अमीर खुसरो बोलता है मालवा के बारे में, जो मालवा इतना बड़ा मतलब इतना लंबा चौड़ा जो राज्य था मालवा, यदि कोई भूगोल शास्त्री भी उसका जो सीमाओं का निश्चय करेगा कि मतलब इसका सीमा कहाँ तक है, तो वो असमर्थ है। वो मतलब उसका सीमा नहीं बता सकता है। इतना समझ गए। अमीर खुसरो मालवा के बारे में बताता है। तो इतना समझ गए।
उसके बाद देखिए, उसके बाद आगे आते हैं। देखिए, पहला अभियान रायकरण के खिलाफ किया, तो रायकरण क्या है, हार जाता है। पहला अभियान किसके खिलाफ किया, रायकरण के खिलाफ किया, और रायकरण हार जाता है। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो होता है दूसरा अभियान जो होता है मलिक काफूर, आपको पता है ना 1000 दिनार था, मलिक काफूर के द्वारा किया जाता है। तो मलिक काफूर क्या है कि रामचंद्र राय जो है अपने को युद्ध नहीं करते हैं, आत्मसमर्पण कर देते हैं, आत्मसमर्पण कर देता है। ओके, तो आत्मसमर्पण करने के बाद क्या है कि मतलब सोना चांदी दिया, उसके बाद बोला कि जितना धन हो आप ले जाओ यहाँ से। तो मालिक काफूर जो है खुश हो जाता है, मालिक काफूर जो होता है खुश हो जाता है, और उसको जो रामचंद्र है, राय रामचंद्र, एक क्वेश्चन आता है याद रखिएगा। तो उनको क्या है कि दिल्ली सल्तनत में क्या करता है, दिल्ली सल्तनत में मतलब पेश करता है, दिल्ली सल्तनत में पेश करता है। और जो सुल्तान है अलाउद्दीन खिलजी वो प्रसन्न हो जाते हैं, और उनको क्या करता है, रामचंद्र राय को मतलब उनका जो क्षेत्र होता है उनको क्या करता है, उनको वापस लौटा देता है, लौटा देता है। तो रामचंद्र राव भी खुश होके, जो रामचंद्र राय हैं वो खुश होके अपनी बेटी का शादी किसे, अलाउद्दीन खिलजी से करवा देता है। तो अलाउद्दीन खिलजी से करवा देता है। उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी जो है राम रायान की उपाधि किसको दी, रामचंद्र को दी। तो याद कीजिएगा, राम रायान की उपाधि किसको दिया गया, तो रामचंद्र को दिया गया। और किसके द्वारा दिया गया, तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा दिया गया। इतना समझ गए। उसके बाद देखिए, जब घटना है 1316 ईस्वी को, 1316 ईस्वी को अंतिम समय, मतलब 1316 ईस्वी तक वो शासक बना था, 1296 से 1316 था। तो वो क्या हो गया कि उसको त्वचा रोग, मतलब उसको क्या बोलते हैं, देखिए कोढ़ भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोढ़। ओके, तो उसको मतलब कोढ़ हो गया था, किसको, अलाउद्दीन खिलजी को त्वचा रोग हो गया था। तो उसके बाद 1316 ईस्वी में उसकी अलाउद्दीन खिलजी को मृत्यु हो जाती है। और उसका जो मकबरा है कुतुब मीनार के परिसर में है। ओके, याद कर लीजिएगा, कुतुब मीनार के परिसर में है। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा आपको बताया था आगरा में है, और दिल्ली में है किसका, इल्तुतमिश का। और अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा कुतुब मीनार के परिसर में। ओके, देखिए ऐसे याद कीजिए क्वेश्चन। तो इतना हो गया। उसके बाद अब हम देखते हैं मुबारक शाह खिलजी के बारे में। देखिए, मुबारक शाह खिलजी, ओके, तो मुबारक शाह खिलजी कौन था, देखिए मुबारक शाह खिलजी जो था अलाउद्दीन खिलजी का क्या था, पुत्र था। तो मलिक काफूर जो था, मलिक काफूर 1000 दिनारी, जो कि मुबारक शाह खिलजी को जो दो पुत्र होता, मतलब और पुत्र होता है अलाउद्दीन खिलजी को। तो क्या होता है कि मतलब मुबारक शाह खिलजी को शासक बना देता है, और जो पुत्र था उसका क्या करता है, कत्ल करवा देता है। तो मुबारक शाह खिलजी 1316 से 1320 ईस्वी तक, तो वो क्या है, शासक बन जाता है। तो शासक बनने के बाद क्या होता है, इसमें देखिए, उसके बाद क्या होता है कि जब शासक बन जाता है तो शासन का बागडोर जो था वो कौन संभालता था, जब सबसे ज़्यादा शक्तिशाली कौन था, सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था जो कौन था, मलिक काफूर था। तो मलिक काफूर के इशारे पे ही शासन चलता था। तो इससे क्या हो गया था, मतलब जो सरदार है, सुल्तान है, आपको तो पहले ही बताया उस तरह घटना घटते ही रहता है, तो उसको बुरा लगता था अलाउद्दीन खिलजी के मृत्यु के बाद। तो वो क्या किया कि षड्यंत्र रचा, और क्या कि जो जो महल के पहरेदार है तो उसके द्वारा जो है मलिक काफूर की हत्या करवा दी जाती है। ओके, उसको जो महल के पहरेदार है उसको हत्या कर देता है, मार देता है। ओके, तो इतना आप समझ गए। उसके बाद देखिए मलिक काफूर मर गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या करता है जो मुबारक शाह खिलजी है, तो देखिए जब तक रामचंद्र राय जीवित थे तब तक मतलब जो दिल्ली सल्तनत के जो खिलजी वंश था उसको बहुत फायदा मिला था। लेकिन क्या होता है जब रामचंद्र राय की मृत्यु हो जाती है और इधर दिल्ली का सुल्तान जो अलाउद्दीन खिलजी है उसका भी मृत्यु हो जाता है, तो क्या है कि जो वहाँ का जो शासक है हरपाल देव, वो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया। उसके बाद जो खराज मतलब क्या, मतलब जो कर दिया जाता था, पैसा भेजा जाता था, सोना घोड़ा जो हो, वस्त्र हो, तो वो मुबारक खिलजी को नहीं भेजता था। तो मुबारक खिलजी जो है मतलब पूरा क्रोधित हो गया, और जो देवगिरी के जो शासक है राजा जो हरपाल देव है उसको मतलब आक्रमण कर देता है, और उसको पराजित करके बंदी बना लिया जाता है। और उसके बाद इतना क्रूर शासक था मुबारक शाह खिलजी, उसके बारे में बोला जाता है कि जो जिंदा है उसका जो मांस होता है चमड़ी का, उसको खिंचवा दिया था, किसका, राजा हरपाल देव का। ओके, उसके बाद देखिए यही नहीं रुका वो,
गुजरात के विद्रोह का भी निर्दयता से दमन किया। गुजरात के विद्रोह जो हुआ था, जैसे में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद, तो क्या है कि अपने आप को सब स्वतंत्र घोषित करने लगते थे नया शासक बनने के बाद, तो उसको भी निर्दयता मतलब एकदम मतलब पूरा काट मार के साथ मतलब उसको क्या किया, विद्रोह का दमन किया। और उसके बाद क्या है कि जो वो मतलब एक तरह का एक पागल हो गया था, मतलब सन की बोलिए उसको से, मतलब युद्ध में किस तरह देखिए किस तरह उसको राजा हरपाल देव को मार दिया, उसके बाद गुजरात में किस तरह कितना लूटमाट मचाया। तो उससे क्या था कि मतलब बर्नी, जैसे में उसका इतिहासकार आपको तो बर्नी के बारे में बताए हैं सॉरी तो सॉरी इतना लगातार बोलने से। तो बर्नी के बारे में आपको बता दिए थे कि जो मुबारक शाह खिलजी जो है वो दरबार में कभी स्त्री के जो वस्त्र है वो भी पहन के आ जाता था। उसके बाद क्या है कि कभी कभी दरबार में नंगा भी दौरा करता था। ओके सो तो बर्नी के बारे में आपको इतना बता दिए, और इमाम मुबारक शाह खिलजी के बारे में बर्नी बताता है। ओके, उसके बाद देखिए जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो कठोर दंड दिया जाता था, जो मांस निकाल लिया जाता था बेईमानी करने पर, या बाजार नियंत्रण प्रणाली है, तो उसको क्या किया, जो उसको समाप्त कर दिया। और विद्वानों और सरदारों को जो जमीन को छीना गया था उसको क्या किया, वो वापस कर दिया। इतना आप समझ गए मुबारक शाह खिलजी के बारे में। ओके, उसके बाद देखिए उपाधि के बारे में थोड़ा देख लीजिए। अल इमाम, उल इमाम और खिलाफत अल्लाह। तो इसकी जो उपाधि धारण किया था मुबारक शाह खिलजी उपाधि किया, किसका किया, अल इमाम, उल इमाम या खिलाफत अल्लाह। ओके ओके ओके। उसके बाद देखिए उसका एक वजीर था, कौन था, खुसरो खान। तो खुसरो खान ने क्या 1320 ईस्वी में उसकी हत्या कर दी और खुद शासक बन गया। चलिए खिलजी वंश का लास्ट शासक के बारे में आपको देखते हैं न, खुसरो खां कौन है, खुसरो खां। तो सॉरी एक मिनट रुकिए, खुसरो खां खिलजी वंश का लास्ट शासक था, जो कि 2 से 3 महीना के लिए शासक बना था। ओके, तो क्या है कि जब शासक बना तो वो नासिरुद्दीन की उपाधि धारण की, किसका, नासिरुद्दीन का उपाधि धारण की। तो उसका पूरा नाम क्या हो गया, नासिरुद्दीन खुसरो का नाम हो गया। ओके, तो उसके बारे में बोलिएगा सर, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए जो वजीर था पहले जो वो पराव जाति का था, तो वो हिंदू, पहले जो जाति था हिंदू जाति का था। तो क्या है कि धर्मांतरण करके मतलब धर्म परिवर्तन करके वो मुस्लिम बन गया, धर्म परिवर्तन करके क्या बन गया, मुस्लिम बन गया। और नसीरुद्दीन जो वो शासक था, कौन शासक था, जो मुबारक शाह खिलजी था, उसकी हत्या कर दिया था, उसको जो उसका सर कलम कर दिया, मतलब उसको हत्या कर दिया था। और नसीरुद्दीन खां क्या है, शासक बन गया था। तो इससे क्या है कि जो इतिहासकार बर्नी है, कौन इतिहासकार बर्नी है, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। क्यों, क्योंकि वो बोला कि जो भारत में जो मुसलमान है 3 वर्गों में बट गया, भारतीय मुसलमान अलग हो गए, मंगोल मुसलमान अलग हो गए, तुर्क मुसलमान अलग हो गए। यहाँ पे बहुत दिनों के बाद, क्योंकि ये देखिए खुसरो खां था पहले हिंदी था, हिंदू था, तो बर्नी बोलता है कि मतलब दिल्ली सल्तनत में हिंदू का शासन आ गया, किसका, हिंदू का शासन आ गया, इस्लाम धर्म खतरा में है, मतलब ये बोलने लगा वो कौन, तो वो उसका नाम था बर्नी, बोलने लगा था से इस्लाम धर्म का मतलब वो ज़्यादा विकास नहीं होगा क्योंकि हिंदू आ गया। तो बहुत ज़्यादा गुस्सा था और बहुत भला बुरा कर दिया। लेकिन जितना भी और इतिहासकार थे, भारतीय इतिहासकार थे, वो बोलते हैं कि ऐसा नहीं था, बर्नी मतलब वो मतलब खुसरो खां को पसंद नहीं करता था। क्योंकि जो और भारतीय इतिहासकार है वो बोले कि मतलब जो खुसरो खां का शासनकाल था वो सही था, हिंदू मुस्लिम पे ज़्यादा भेदभाव नहीं करता था और शासन सही से करता था। 2 महीना 3 महीना तो किया ही था। तो चलिए इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। देखिए 1320 ईस्वी में एक जो गयासुद्दीन तुगलक, देखिए तुगलक वंश का स्थापना कर देता है। तो गयासुद्दीन तुगलक जो है बगावत कर देता है। ओके, और खुसरो खां से युद्ध होता है। तो उस युद्ध में क्या करता है कि देखिए उस युद्ध में क्या होता है कि मतलब जो तुगलक मतलब गयासुद्दीन तुगलक होता है, अपने यहाँ से 10-12 जो सैनिक होते हैं, जो बहादुर सैनिक होते हैं, उसको क्या करते हैं कि मतलब जो नसरुद्दीन खुसरो खां की सेना में उसको क्या करते हैं, उसको शामिल कर देते हैं। थोड़ा सा शामिल करने के बाद क्या होता है, वही जो फूट डालो वाले नीति है, फूट डालो वाला नीति किया। और क्या है कि जो मतलब अफवाह कुछ कुछ फैला दिया। तो उससे क्या हुआ, सेना में असंतोष हुआ, असंतोष पैदा हुआ। और क्या है कि मतलब खुसरो खां हार जाता है।
और हारने के बाद क्या होता है, खुसरो खां को पकड़ लिया जाता है। कौन? गयासुद्दीन तुगलक। खुसरो खां को पकड़ लिया जाता है और उसके बाद बोला जाता है कि जब मतलब जिस तरह तुमने सुल्तान, सुल्तान कौन था? पहले का जो मुबारक खिलजी था, उसको जिस जगह तुमने सर काटा था तो उसी तरह तुमको क्या सजा दिया जाएगा। और उसके बाद क्या करता है कि जो खुसरो खां है उसका भी सर काट दिया जाता है और कहाँ, जो मतलब बाहर, मतलब दरबार के बाहर, मतलब जो गांव मोहल्ला था उसमें फेंक दिया जाता है। ओके, तो खुसरो खां के बारे में इतना समझ गए। और गयासुद्दीन तुगलक जो है, तुगलक वंश का स्थापना कर लेते हैं। और आपको तो बताए हैं, जो दिल्ली सल्तनत में जो वहाँ का जनता था उसको मतलब ये हो गया, मतलब ये अपने आप को ये ढाल चुका था कि जो मतलब जिसके पास शक्ति है, सेना है, तुर्क का सपोर्ट है, जो तुर्क सरदार का सपोर्ट है, वो शासक बन सकते हैं। ओके, तो चलिए इसके बारे में हम गयासुद्दीन जब मतलब तुगलक वंश लाएंगे तो जिस तरह आज क्लास स्टार्ट किए उसी तरह फिर हम आपको स्टार्ट करेंगे। ओके, तो उसके बाद देखिए बर्नी बहुत गुस्सा था, तो थोड़ा सा क्लास स्टार्ट खत्म करने से पहले एक बार बर्नी के बारे में थोड़ा जान लीजिए, बर्नी क्या बोलता है। देखिए, जब खुसरो खां का सर कलम करके फेंक दिया जाता है मोहल्ला में, मतलब जब नगर में फेंक दिया जाता है, तो बर्नी लिखता है, इस्लाम में नई जान आई है। क्या लिखा है? इस्लाम में नई जान आई है। इस्लामिक जो कायदे है वो क्या है? ताज़ा हो गई है। इस्लामी कायदे ताज़ा हो गई है। ओके, और कुफ्र की बातें जो है जमीन में दब गई है। मतलब कुफ्र मतलब कि जो खुसरो खां को बोला है गैर मुसलमान, मतलब वो जो बोला, शासन किया, वो क्या है? जमीन में दफन हो गए। और बर्नी बोलता है क्या? हम खुश है। ओके, तो खुसरो खां के बारे में आपको बताया। तो आपका खिलजी वंश का जो है यहीं पे 1316 ईस्वी, 1320 ईस्वी में खिलजी वंश का समाप्त हो गया, मतलब शासन समाप्त। और गयासुद्दीन तुगलक जो है तुगलक वंश का स्थापना कर देता है। तो अगला वीडियो आपको आएगा इसी तरह तड़कता भड़कता किस पे? तुगलक वंश पे आएगा। ओके, तो तुगलक वंश का वीडियो थोड़ा ज़्यादा आएगा, उसमें हम पूरा पढ़ेंगे गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, उससे क्या है क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसी तरह पूरा वीडियो लाएंगे। ओके, अगला वीडियो उसी पे आएगा। और क्या है कि टेस्ट सीरीज का जो श्रृंखला आता है जीके जीएस का, वो आते रहेगा। डीआरडीओ सेप्टम की जो अभी टेस्ट सीरीज का चला रहा है श्रृंखला, वो आते रहेगा। वो क्या है, वो क्वेश्चन वो देखिए। और क्या है कि आपको थोड़ा ये जो है चैनल है उसको सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर शेयर कीजिए। क्या है कि आप दोस्तों को शेयर नहीं करते हैं। ओके, तो थैंक यू एवरीबॉडी। ओके।